हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का अनसार्ट का सॉल्यूशन कर रहे थे, सेट नंबर 2, ठीक है, JT। तो हम लोगों ने क्वेश्चन कहाँ तक सोल्व कर लिए थे, यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, चौथे का डा तक सोल्व कर लिया था। आज से स्टार्ट करेंगे पाँचवें का से यहाँ पर देखिए पाँचवें का में दिया प्रत्यावर्ती धारा जनित का सिद्धांत एवं कार्यविधि लिखे। देखिए इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा आपको लिखवा देंगे, सचित्र वर्णन पूरा करवा देंगे। यहाँ पर इन लॉन्ग में 5 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन इसमें 3 नंबर का पूछा गया है। उसमें देखिए इसमें सिर्फ क्या पूछा गया है, प्रत्यावर्ती धारा जनित का सिद्धांत एवं कार्यविधि लिखे। सिद्धांत पूछा गया, कार्यविधि पूछा गया। उसमें आपको रचना, सिद्धांत, कार्यविधि, चित्र पूरा सचित्र वर्णन करा देंगे। 5 नंबर का लॉन्ग में पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर तो सिंपल ये 3 नंबर का पूछा गया है, सबने लिख दिया हुआ। सिद्धांत कार्यविधि सिंपल है, कुछ है नहीं, पढ़ लेना इसको, किताब से भी पढ़ सकते हैं यहाँ पर। फिर देखिए इसको देखिए, क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आ सकता है 2026 में पहली बार एक क्वेश्चन आया है बोर्ड में, अब नेक्स्ट मतलब आ सकता है 2026 में क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होगा जरूर, ये किसी न किसी सेट में दोबारा रिपीट होगा। देखिए दिया है यह फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु तथा पर्दे के बीच कहीं रखा जाता है, ठीक है। पर्दा तथा वस्तु के बीच की दूरी x है। यदि लेंस का आवर्धन m हो तो सिद्ध कीजिए कि f इक्वल टू mx अपॉन m+1 का होल स्क्वायर। देखिए सबसे पहले सिद्ध करना है कि खा है पाँचवें का, ठीक है, खा। देखिए हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, f इक्वल टू फोकस दूरी हमें लाना है, फोकस दूरी बराबर mx डिवाइड बाई m+1 का होल स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करके लाना है, ठीक है। बहुत ही सिद्ध हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है, लिखिए दिया है कि क्या दिया है। देखिए इसमें हमें दिया है यहाँ पर लिखा हुआ यह फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस वस्तु तथा एक पर्दे के बीच कहीं रखा जाता है, ठीक है। पर्दा तथा वस्तु के बीच की दूरी दी है, क्या लिखा हुआ है, पर्दा तथा वस्तु के बीच की दूरी। पर्दे की दूरी हमने क्या मान ली, b मान ली, b प्लस का वस्तु की दूरी क्या लिखते हैं, u, ठीक है, बराबर इसका मान कितना दे दिया हमें, x दे दिया, यहाँ पर x लिख दिया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर यहीं पर आप निकाल लीजिए किसका मान निकाल लें, यहाँ पर b प्लस यू इक्वल टू x है यहाँ पर, तो यहाँ पर b का मान निकाल लीजिए, को उधर दीजिए, यहाँ पर इसका मान निकाल लेंगे। यहाँ पर ये यहाँ पर b का, हाँ b का ही मान निकालिए, b का मान जरूर पड़ेगी, b का मान निकालिए। आवर्धन में b इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 बराबर x माइनस का u हो जाएगा। यहाँ पर b का मान निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। इतना काम आप कर लेंगे यहाँ पर। और देखिए हमें क्या है दिया है इस क्वेश्चन में, हमें दिया लेंस का आवर्धन m है, लेंस का आवर्धन दे दिया m इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, b अपान u होता है। देखिए दर्पण में यहाँ पर माइनस आ जाता है, दर्पण होता तो माइनस, यहाँ पर दर्पण लिख देते तो माइनस लगा देते, बट यहाँ पर लेंस है, लेंस में क्या होता है प्लस का साइन होता है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप किसका मान निकाल लीजिए, यहाँ पर u का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है। या u का मान, हाँ u की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, b का मान निकाल लीजिए, u की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर u क्रॉस इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा mu हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, mu हो गया यहाँ पर। बस अब देखिए यहाँ पर क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या था, m इक्वल टू, दोबारा लिख लीजिए, m इक्वल टू फार्मूला क्या था हमारे पास, m इक्वल टू था फार्मूला हमारे पास आवर्धन का b अपान u था, यहाँ पर ये था। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए m इक्वल टू m का क्यों लिखिए, b का मान हमारे पास कितना है, b का मान हमारे पास कितना है, ये b का मान हमारे पास ये x माइनस का u है, ठीक है, x माइनस का u पुट कर दीजिए यहाँ पर, x माइनस का u, x इधर पुट कर दें, इधर ही पुट कर दीजिए, x माइनस का u बट्टे क्या हो जाएगा हमारे पास, बट्टे क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस के u बट्टे क्या हो जाएगा, u हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए u की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर इसको काटिए, यहाँ पर u की इधर कर दिया मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा mu हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, b का मान हमने पुट किया यहाँ पर लिख दिया, इसको डाल दिया समीकरण 1, इसको डाल दिया समीकरण 2 यहाँ पर, ठीक है, डाल दिया समीकरण 2। कहाँ से लिखा है, समीकरण 1 से लिखा है यहाँ पर, समीकरण 1 से, ठीक है। अब आपको याद रहेगा कहाँ से वैल्यू हमने पुट कर दी, ठीक है। ये इसकी मल्टीप्लाई कर mu बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस का u हो जाएगा, यहाँ पर हो गया x माइनस का u। अब देखिए u को इधर ले आइए, तो mu प्लस का u हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पर। अब इसमें देखिए u कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर u क्या ले लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, u कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा m+1, ठीक है, बराबर क्या बचा हमारे पास, x बचा। अब u का मान निकालना है, इसको नीचे भेज दीजिए, तो u बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x बटे m+1, ठीक है। लेकिन वस्तु की दूरी क्या लिखते हैं, हमेशा माइनस लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, निगेटिव होती है, तो u का मान यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दिया माइनस। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कुछ नहीं लिखने में। सबसे पहले दिया,
ठीक है। इसका मान हम यहाँ पर बी का मान निकाला, उसको उधर फेंका। आवर्धन का सूत्र होता है m इक्वल टू बी अपन यू। आवर्धन दिया है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई की, बी बराबर m, उसको समीकरण 2 डाला। फिर आवर्धन का वही फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया, m बराबर क्या होता है बी अपन यू। तो बी का मान ऊपर दिया, समीकरण 1 से x माइनस का u अपन यू हो जाएगा, समीकरण 1 से पुट किया, u की मल्टीप्लाई इधर कर दी, m u बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का u को इधर ले आइए, प्लस का हो जाएगा माइनस का, प्लस का हो जाएगा बराबर x हो जाएगा, u को कॉमन ले लिया, u m प्लस 1 बराबर x हो जाएगा। u का मान निकाल लिया, वस्तु की दूरी निकालिए, u बराबर क्या हो जाएगा माइनस का x अपन m प्लस 1, चूंकि वस्तु की दूरी हम जानते हैं क्या होती है निगेटिव होती है, दर्पण हो या लेंस, ठीक है, इतना मालूम होगा। अब देखिए लिखे लेंस के सूत्र से, क्या लिखेंगे लेंस के सूत्र से, किससे लिखेंगे लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र क्या कहता है, लेंस का सूत्र कहता है 1/f इजकल टू 1/b माइनस का 1/u होता है, ये होता वैल्यू पुट कीजिए 1/b। बी का मान कितना हमारे पास है, ये है यम यू, इसीलिए निकाला था यहाँ पर, क्या है यम यू है यहाँ पर, तो यम यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। चूंकि हमें यहाँ पर, हाँ सही है, चूंकि इस फार्मूले में जहाँ पर हमें सिद्ध करना है यहाँ पर बी नहीं लाना, इसलिए बी को हम हटाना है, इसलिए बी का मान ये निकाला था यहाँ पर, ठीक है। बी यहाँ पर लाना ही नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास यम यू हो जाएगा, यम यू माइनस का 1/, इसका मान कितना हमारे पास x माइनस का है विद माइनस यम प्लस का 1 है यहाँ पर, यम प्लस का 1 ब्रैकेट लगा दीजिए। देखिए 1/f बराबर, देखिए 1/m मल्टीप्लाई, यू का मान क्या है ये है, यू का मान कौन सा पुट कर देंगे यहाँ पर, यू का मान पुट कर दीजिए यहाँ पर, यू का मान हमारे पास कितना है, ठीक है, यू का मान कितना x/m प्लस 1 है यहाँ पर, x/m प्लस 1 है। देखिए यहाँ पर मत माइनस लेना आप, यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वस्तु की दूरी जो हमने पुट की थी, यहाँ पर वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तभी ये माइनस हमने यहाँ पर लिया है सिर्फ। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर u का मान सिर्फ पुट कर रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे यहाँ पर, ठीक है, x/m प्लस 1 है, यहाँ पर माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ ओनली x/m प्लस 1 लेंगे, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्या रखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे, u का मान। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस का हो जाए, प्लस का साइन लगा दीजिए यहाँ पर 1/, ठीक है, x/m प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, m प्लस का 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको पेज पर सोल्व करते हैं हम यहाँ पर, देखिए तो 1/f इजकल टू, ठीक है। अब कहाँ इसको भेज देंगे, ये ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा, तो m प्लस का 1 हो जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाई यम x हो जाएगा, यम x माइनस प्लस का हो गया, प्लस का साइन लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो क्या इसको ऊपर भेज दीजिए, ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ पर, कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर पहुँच जाएगा यम प्लस का 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको चाहे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए यहाँ पर, देखिए ऊपर पहुँच जाएगा, आपको मालूम है गुणा करके, देखिए इसको आपको समझा देते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, 1 लिखा हुआ है अपान, सॉरी 1 लिखा हुआ है, इसको गुणा, ऊपर पहुँच जाएगा m प्लस का कितना हमारे पास 1 है, और x कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, इसी टाइप से करना है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 m प्लस 1 ऊपर पहुँच जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन मिल रहा है हमारे पास, क्या कॉमन मिल रहा है 1/f इजकल टू m प्लस 1, यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, m प्लस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पर x है, यहाँ पर x भी कॉमन मिल रहा है, x भी कॉमन ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास 1/x बचा यहाँ पर, सॉरी 1/m बचा यहाँ पर, है ये m, क्या है ये m है, 1 प्लस m बचा, और डिवाइड इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा यहाँ पर। देखिए क्या किया हमने, m प्लस 1 यहाँ से कॉमन लिया, m प्लस 1 यहाँ से कॉमन लिया, x यहाँ से कॉमन लिया, x यहाँ से कॉमन लिया, सिर्फ यहाँ पर क्या बचा m बचा, तो 1/m, नीचे m बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा, ये 1 बचा हुआ, यहाँ पर पूरा चला गया m प्लस 1 बाई एक्स, m प्लस 1 बाई एक्स, कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचा हुआ। अब देखिए यहाँ पर 1/f बराबर क्या हो जाएगा m प्लस का 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा यहाँ पर, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा m हो जाएगा, 1 प्लस का क्या हो जाएगा m हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/f इजकल टू m प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई x, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस का m, ठीक है, 1 प्लस m इंटू बटे m लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इसकी देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन होगा। अब देखिए 1/f बराबर, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई देखिए सेम है, 1 प्लस का m, बात देखिए है, तो यहाँ पर क्या 1 प्लस का m का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा mx हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर mx है, ठीक है, x है x, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f इजकल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर mx डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 प्लस का m का होल स्क्वायर, यही तो हमें सिद्ध करके लाना था,
ठीक है, यही लाना था सिद्ध करके देखिए यहाँ पर एफ इक्वल टू एम एक्स अपॉन वन प्लस का एम, यही तो लाना था यहाँ पर एफ इक्वल टू एम एक्स अपॉन एम प्लस का वन का होल स्क्वायर। देखिए एफ इक्वल टू एम एक्स अपॉन एम प्लस वन का होल स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए आप, इसमें गलती मत करना, यहाँ पर थोड़ा सा है। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पर दिया है। सबसे पहले क्या दिया, पर्दे तथा वस्तु के बीच की दूरी x दिया है यहाँ पर। तो पर्दा तथा वस्तु के बीच की दूरी हमने क्या लिखा है यहाँ पर, ये लिखा हुआ, उतना सिद्ध करना, उसको उठाइए। b प्लस का u बराबर x दिया है यहाँ पर। तो b बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, b का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, u को उधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस का क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। इसको डाल देंगे समीकरण 1, राइट। फिर देखिए हम जानते हैं आवर्धन दिया है यहाँ पर, ठीक है। यदि लेंस का आवर्धन यम हो, यम इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, बी अपान यू होता है यहाँ पर, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन होगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यम यू बी, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यम यू, इसको डाल दिया समीकरण 2, ठीक है, डाल दिया। फिर देखिए आवर्धन का वही फार्मूला होता है यम इक्वल टू बी अपान यू, बी का मान हमारे पास क्या है, एक्स माइनस का यू है, तो बी का मान पुट कर दिया बटे यू हो जाएगा, यू इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, यम यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस का यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यू को इधर ले आइए, यम यू प्लस का यू बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब u इसमें कॉमन मिल रहा है, u इसमें कॉमन लिया तो m प्लस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब u का मान निकालें, x अपान क्या हो जाएगा, माइनस का x अपान m प्लस का वन हो जाएगा, यहाँ पर हो गया m प्लस का वन, यहाँ पर हो गया। अब देखिए लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है, वन अपान एफ इक्वल टू वन अपान बी माइनस का वन अपान यू होता है। यह माइनस का यहाँ पर मत लगाइए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा। देखिए वैसे वस्तु की दूरी माइनस में लेते हैं, लेकिन जब वस्तु की दूरी यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस में लेंगे। यहाँ पर यू वस्तु की दूरी होती है तो यू का मान क्या लेंगे, माइनस में लेंगे यहाँ पर, और माइनस में लिया यहाँ पर। देखिए वन अपान बी माइनस का वन अपान यू, बी का मान हमारे पास कितना है, यम यू है, यम यू पुट किया माइनस का, वस्तु की दूरी हमारे पास क्या निगेटिव में लेते हैं हमेशा, तो एक अपान एम प्लस वन, ये क्या हो जाएगा निगेटिव में, तो निगेटिव में ले लिया, माइनस का एक अपान एम प्लस का वन। अब देखिए यू का मान जो यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ यू का मान कहाँ, ये वाला यहाँ पर पुट करेंगे यू का मान, तो पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यू का मान पुट कर रहे हैं यहाँ पर, यू का मान। अगर वस्तु की दूरी यहाँ पर सिर्फ माइनस लेंगे, यहाँ पर क्या लिया, यू का मान क्या लिया, एक अपान एम प्लस का वन यहाँ पर, ठीक है। वही फिर कैलकुलेशन किए, गुणा भाग किया यहाँ पर, ठीक है। ये ऊपर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर ऊपर पहुँच जाएगा, कॉमन ले लिया, फिर इधर इसका एलसीएम लिया, वन प्लस एम हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई की वन प्लस एम का होल स्क्वायर, इसको पलट दिया तो ये फिजिकल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स अपान वन प्लस का एम का होल स्क्वायर। तो लिख देंगे यहाँ पर, इतना ही हमें सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, मतलब इति सिद्धम। यहाँ पर इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है यहाँ पर एग्जाम में आपको, यहाँ पर गलती मत करना, यहीं पर गलती होगी सबसे। यहाँ पर यू का मान क्या करेंगे, प्लस का लेंगे, जब वस्तु की दूरी पुट करेंगे तब हम एक अपान माइनस का एक अपान एम प्लस का वन लेंगे यहाँ पर। वैसे यहाँ पर बी बराबर यम यू आया था, यहाँ पर यम यू वैल्यू पुट किया, अब यू का मान हमें पुट करना है ना, तो पॉजिटिव लेंगे, ये ध्यान रखना आप यहाँ पर, ठीक है। क्या रखेंगे, अब ध्यान रखेंगे, ये हो गया क्वेश्चन हमारा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कर लेना यहाँ पर, ये 2024 वाला सेट करेंगे, उसमें आपका हो जाएगा गा। प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है, परावर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की किसी विधि का वर्णन कीजिए। देखिए इसने 2024 वाले सेट में हमने कराया था ध्रुवण वाला क्वेश्चन, 2024 वाला आप सेट करेंगे यहाँ पर, आगे जाएंगे 2024 के सेट में, ठीक है, करेंगे आप, उसी में आपका कवर हो जाएगा थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। थ्योरी लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है यहाँ पर, आप कर लेना यहाँ पर, 2024 में कराया था हमने 2024 वाले सेट में, इन सेट को 2024 में करेंगे, इसी में आपका कवर हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। कर जरूर लेना यहाँ पर, ये सभी क्वेश्चन आपके इसी में 2024 वाले ज़्यादातर मोस्टली पेपर में आएंगे यहाँ पर, ठीक है, इनको कर लेना है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक, क्वेश्चन आपके सभी कवर हो जाएंगे अगर आपने 2025 के 25, 24, 23 इनको अगर आपने कवर कर लिया तो एक एक क्वेश्चन आपका पेपर में फंस जाएगा। 3 सालों के आप PYQ कर लीजिए, यहाँ पर सभी आपकी दोनों किताब कवर हो जाएंगे, जितने भी उसमें लिखे हुए सभी आपके कवर हो जाएगा और पेपर पूरा फंस जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिए आप। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है घा वाला, घा में दिया किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। 3 नंबर का है यहाँ पर, क्या किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में संतुलन की स्थिति थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, घा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर घा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि, माना मत लिखिए यहाँ पर, यदि लिखा मान के माना विद्युत द्विध्रुव को छोटे कोण डी थीटा घुमाने में DW कार्य करना पड़ता है। देखिए माना, इसमें चित्र बनाने होता है, माना यदि, माना विद्युत द्विध्रुव को, विद्युत द्विध्रुव माना विद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, थोड़ा आपको समाकलन यहाँ पर आना चाहिए, बस हो जाएगा काम। माना विद्युत द्विध्रुव को छोटे से दिख रहा है, छोटे से
छोटे से कोण डी थीटा, ठीक है, छोटा कोण माना छोटा सा कोण डी थीटा, सूक्ष्म डी थीटा घुमाने में डी डब्लू कार्य करना पड़ता है। इतना आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, क्या लिखेंगे, माना विद्युत द्विध्रुव को छोटे से कोण डी थीटा घुमाने में डी डब्लू कार्य करना पड़ता है, मतलब कि हमें कार्य का सूत्र निकालना है। यहाँ पर क्या लिखा, किए गए कार्य के लिए सूत्र कीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चलिए, माना विद्युत द्विध्रुव को छोटे से कोण डी थीटा घुमाने में डी डब्लू कार्य करना पड़ता है। अब देखिए कार बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी डब्लू कार बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, टाउ मल्टीप्लाई डी थीटा, ठीक है, डी थीटा ले लेंगे यहाँ पर। ये फार्मूला आपको दिया रखना है, डी डब्लू बराबर कार बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू इजकल टू टाउ मल्टीप्लाई डी थीटा, डी डब्लू का फार्मूला ये हो जाएगा यहाँ पर। वैसे कार बराबर बल गुणे विस्थापन पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है, बल आघूर्ण। वैसे कार बराबर क्या पढ़ा हुआ आपने फार्मूला, वैसे कार बराबर पढ़ा हुआ, कार बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, ये फार्मूला पढ़ा हुआ। बट यहाँ पर कार की जगह पर बल की जगह पर हमने बल आघूर्ण ले लिया। टाउ क्या हमारे पास है, बल आघूर्ण है यहाँ पर, ठीक है। टाउ क्या है यहाँ पर, बल आघूर्ण है, ठीक है। टाउ क्या है यहाँ पर, बल आघूर्ण है। और थीटा क्या मान लीजिए, विस्थापन होगा यहाँ पर, विस्थापन है यहाँ पर, थीटा क्या विस्थापन होगा, इससे समझ लीजिए यहाँ पर, एक फार्मूले से ध्यान रखना यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, टाउ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा यहाँ पर, राइट। अब देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा टाउ बराबर, ठीक है, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको सिद्ध करने के लिए ये भी आता है। यहाँ आपने पढ़ा होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये भी वाला फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, ये सिद्ध करने के लिए किस टाइप से आता है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इस टाइप से आता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी सिद्ध करने के लिए है, ठीक है। आएगा नेक्स्ट, मतलब कि सेट आएगा डेरिवेशन में, यहाँ पर इसको कराएंगे, ठीक है। ये फार्मूला होता है टाउ बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा। तो पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ इसको समीकरण एक में डालिए, डी डब्लू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पीई साइन थीटा, ठीक है। और क्या लिखा हुआ हमारे पास, डी थीटा है यहाँ पर, डी थीटा। इसको डाल दीजिए समीकरण एक, यहाँ पर डाल दिया समीकरण एक। अब लिखेंगे लेकिन, अब हमें लिखेंगे लेकिन 0 डिग्री से डी थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। लेकिन 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, तो कार्य क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। डी डब्लू हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, डी डब्लू हो जाएगा बराबर, इधर का कर दीजिए इंटीग्रेशन यहाँ पर, ठीक है, इधर का कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये इसको चाहे आप करिए ना करिए, बात एक ही यहाँ पर। देखिए इसको खाली इधर डायरेक्टली डी डब्लू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर डब्लू आ जाएगा, ओनली सिंगल लिखिए डब्लू, क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा यहाँ पर लगाइए, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री से थीटा डिग्री आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीई साइन थीटा डी थीटा यहाँ पर, राइट। इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या हो जाएगा, डी डब्लू हो जाएगा। डी डब्लू का क्या, डी थीटा का क्या होता है, थीटा होता है, डी डब्लू क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, ठीक है। हटाइए यहाँ पर, तो हमारे पास इतना आ गया यहाँ पर। अब बोलिए इंटीग्रेशन करना आता होगा आपको, ठीक है। अब देखिए पी क्या हमारे पास है, पी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लीजिए यहाँ पर। तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पी बाहर निकाल लिया, पीई, तो बच्चा हमारे पास का साइन थीटा डी थीटा बचा यहाँ पर, ठीक है। 0 डिग्री से थीटा डिग्री हमारे पास है, ठीक है, थीटा डिग्री है। अब देखिए दूसरे पेज पर इसको होगा, इतना नोट कीजिए। अब देखिए डब्लू बराबर डब्लू इजकल टू, ठीक है, डब्लू इजकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी जिनका क्यों लिखा, इसका इंटीग्रेशन कीजिए यहाँ पर। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस माइनस का कोस थीटा होता है, माइनस का कोस थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ब्रैकेट लगा दीजिए। लिमिट क्या है, 0 डिग्री से थीटा डिग्री है यहाँ पर, क्या है, 0 डिग्री से थीटा डिग्री है हमारे पास, ठीक है, डिग्री में यहाँ पर।
अब देखिए लिमिट किस टाइप से पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, लिमिट किस टाइप से पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, पी ई हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चाहे माइनस कॉमन ले लीजिए, हटाइए माइनस, बाहर निकाल लिया माइनस हमने। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कोस अपर लिमिट यानी कि कोस थीटा डिग्री, थीटा लिखिए, इसमें क्या डिग्री लिखना है यहाँ पर, कोस थीटा माइनस का क्या हो जाएगा, कोस 0 डिग्री, इसमें लगा दिया डिग्री यहाँ पर। इसमें क्या किया, माइनस बाहर ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले ऊपर वाली लिमिट थीटा, थीटा के यहाँ पर क्या थीटा हो जाएगा यहाँ पर, थीटा डिग्री मतलब थीटा, फिर यहाँ पर पुट कर देंगे यहाँ पर कोस 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, हो गया यहाँ पर। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा माइनस का पी ई, पी कोस थीटा मैंने जिम का 3 लिखा, कोस थीटा जिम का 3 लिखा, माइनस का कोस 0 का मान कितना होता है जरा बताना, कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, सबको मालूम कोस 0 का मान 1। ठीक है, कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए अब क्या करेंगे बताइए हम यहाँ पर, अब क्या करेंगे, इसकी चाहे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। W बराबर क्या हो जाएगा, पी जिम का 3 रहने दीजिए, पी जिम का 3 लिखा हमने यहाँ पर लिखा। अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस का कोस थीटा हो जाएगा ये, माइनस का कोस थीटा, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब W बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, पी ई। अब प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, प्लस वाले को क्या लिख लेंगे, पहले लिख लेंगे, और माइनस वाले को बाद में लिख लेंगे, 1 माइनस का कोस थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका डेरिवेशन हो जाएगा। इतना आपको करना है एग्जाम में यहाँ पर। ठीक है, W बराबर क्या हो जाएगा, पी 1 माइनस का कोस थीटा, ये डेरिवेशन है आपका, इस टाइप से करना है। सबसे पहले देखिए कुछ नहीं करना है यहाँ पर, इसमें क्या करना है, सबसे पहले लिखने माना विद्युत द्विध्रुव को छोटे से कोण डी थीटा घुमाने में DW कार्य करना पड़ता है। तो DW बराबर क्या हो जाएगा, टाउ मल्टीप्लाई डी थीटा। टाउ की फार्मूला कहाँ से आया, कार बराबर होता है हमारे पास बल गुणा विस्थापन। ठीक है, चूंकि टाउ क्या है, बल आगे मतलब बल ही है यहाँ पर, तो बल है यहाँ पर, एफ की जगह पर क्या लिख दिया, टाउ लिख दिया, विस्थापन की जगह पर क्या लिख दिया, डी थीटा लिख दिया यहाँ पर, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हम जानते हैं टाउ बराबर क्या होता है, फार्मूला पी साइन थीटा होता है। टाउ बराबर फार्मूला क्या होता है, पी साइन थीटा, यहाँ पर पुट कर दिया। अब लिखेंगे लेकिन 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया बस समाकलन कर देंगे। अब DW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, W हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, W हो जाएगा यहाँ पर, डायरेक्टली लिख दिया हमने W। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री से डी थीटा डिग्री पी साइन थीटा। ठीक है, पी क्या है हमारे पास, कोस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दिया यहाँ पर। अब इसका इंटीग्रेशन देखिए हमने कर दिया यहाँ पर, देखिए पी हमने क्या निकाला, पी बाहर निकाला, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, कोस थीटा होता है, माइनस का कोस थीटा, विद माइनस लिया, यहाँ पर लिमिट पुट कर दी यहाँ पर। अब लिमिट पुट करना आपको आता होगा, देखिए माइनस बाहर निकाल दिया यहाँ पर। अब हम जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया यहाँ पर, कोस थीटा माइनस का कोस 0 डिग्री हो जाएगा। कोस थीटा जिनको कहते हैं, कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब 1 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, माइनस का कोस थीटा, माइनस प्लस का, प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में। इतना ही डेरिवेशन आपको करना है यहाँ पर, 3 नंबर का है यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घात हुआ। इसमें दिया हाइड्रोजन परमाणु में एक लगता है नाभिक के चारों ओर 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है। इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दिया है, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले हमें दिया है क्या दिया है इसमें दिया हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या यानी कि R का मान दिया है। कितना दिया है, 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या दी है यहाँ पर। ठीक है, त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है, यानी कि B का मान दिया है। B का मान कितना दिया, 2.2 10⁻6 दिया है मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर। ठीक है, प्लस का दिया यहाँ पर। हमें किसका मान निकालना है, इसके समतुल्य विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। I बराबर निकालना ये निकालना। ठीक है, अब देखिए समझिए यहाँ पर फार्मूला आपने पढ़ा होगा, Q बराबर क्या होता है हमारे पास, IT होता है। ठीक है, यहाँ पर I का मान निकालिए। I बराबर क्या होता है, Q/T हो जाएगा यहाँ पर, Q/T। ठीक है, T हो जाएगा, T की जगह पर हम क्या लेंगे, I बराबर कैपिटल T लेंगे यहाँ पर। ठीक है, कैपिटल T ले लीजिए यहाँ पर। तो I बराबर फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा Q/T हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर समझ रहे हैं यहाँ पर। अब T की जगह पर क्या लेंगे यहाँ पर हम, देखिए T है यहाँ पर। अब देखिए एक फार्मूला और हम जानते हैं यहाँ पर, कौन सा फार्मूला जानते हैं यहाँ पर हम, देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, यहीं पर बता देते हैं। देखिए चाल बराबर फार्मूला पढ़ा होगा, या समय बराबर फार्मूला पढ़ा होगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी
दूरी बटे चाल, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, समय समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय टी ले लिया, दूरी का ले लिया हमने, डिस्टेंस डी ले लिया, चाल क्या ले ली, बी ले ली यहाँ पर। अब देखिए दूरी किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर हम, दूरी किस टाइप से निकालेंगे। देखिए इसमें क्या करा, क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें पढ़िए हाइड्रोजन परमाणु में ए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर। देखिए नाभिक है यहाँ पर, नाभिक के चारों ओर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के चारों ओर क्या हो रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5×10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में इतने चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों में इलेक्ट्रॉन क्या इस टाइप से चक्कर लगाता है, इस टाइप से क्या चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों यहाँ। ठीक है, कक्षा नाभिक होता है, नाभिक के चारों क्या होती है, इस टाइप से क्या है चक्कर लगाता है यहाँ पर। ठीक है, चक्कर लगा रहा मतलब कि इसकी दूरी क्या हो जाएगी, चक्कर इस टाइप से यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी, अपनी परिधि के बराबर चक्कर लगाएगा यहाँ पर। किसके बराबर लगाएगा, अपनी परिधि के बराबर। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या लेंगे, यहाँ पर दूरी, मतलब कि दूरी इस टाइप से घूमेगा, पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए इस टाइप से हमारे पास है, यहाँ पर नाभिक इस टाइप से मान लीजिए होता है यहाँ पर। अब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस टाइप से कर लीजिए यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या कक्षा है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस टाइप से चक्कर लगा रहा है, इस टाइप से चक्कर लगा रहा है, इस टाइप से चक्कर लगा रहा है, इस टाइप से चक्कर। ठीक है, इस टाइप से चक्कर लगा रहा है, पूरा ये वृत्त है यहाँ पर, मान लीजिए पूरा वृत्त आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस टाइप से पूरा चक्कर लगा रहा है। किसके, ये क्या होती है हमारे पास, परिधि के बराबर चक्कर लगा रहा है यहाँ पर। आप चक्कर इसी में लगा रहे हैं, परिधि के बराबर चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2πr के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसके बराबर चूंकि क्या होती है, पूरी परिधि होती है हमारे पास। ठीक है, तो इसके बराबर हमारे पास क्या है, चक्कर लगा रहा है। तो इसकी डी की जहाँ पर क्या ले लेंगे हम, 2πr ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए फार्मूला भी क्या होता था, हमने यहाँ पर लिखवाया था फार्मूला यहाँ पर, टी बराबर क्या होता है, D/V होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए बराबर Q अपान टी, टी की जगह पर क्या, भाई फार्मूला टी की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, टी बराबर हो जाएगा 2πr अपान बी। डिस्टेंस क्या ले लेंगे, 2πr ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, परिधि के बराबर उसकी दूरी होगी, डिस्टेंस होगी यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से 2πr आता है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2πr अपान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा, बी को ऊपर भेज दीजिए यहाँ पर, ये रुक जाइए, के इंटू बी ऊपर पहुँच जाएगा, 2πr नीचे आ जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बी अपान क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्यू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ले लेंगे यहाँ पर, क्यू का मान। ठीक है, तो आई बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है जरा बताना, 1.6 गुना 10 की पावर कितना होता है, -19 होता है यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई बेग, बी का मान कितना दिया है, 2.2 गुना 10 की पावर 6। इसका और तरीका क्वेश्चन, एक और मेथड होता है, ये सिंपल मेथड है, एक और दूसरा मेथड है, वो थोड़ा सा लेंथी होता है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल है यहाँ पर, लॉन्ग है यहाँ पर, वो लेंथी है। कितना, बी का मान दिया 2.2 गुना 10 की पावर 6। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, पाई का मान कितना ले लेंगे यहाँ पर हम, 3 या 22/7 ले लीजिए, 22 से 22 कट जाएगा, 22/7 ले लीजिए। ठीक है, क्या ले लेंगे, 22/7 ले लेंगे यहाँ पर, मल्टीप्लाई आर का मान दिया है 5 गुना 10 की पावर -11। कितना है, 5 गुना 10 की पावर -11, 5 गुना 10 की पावर -11 लिखा है यहाँ पर, राइट। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, आई बराबर निकालिए। देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 1.6 गुना 10 की पावर, इसको तोड़ सकते हैं, इसको कर सकते हैं 11 और 8 कितना होता है, देखिए 10 की पावर -11 में तोड़ दिया, इंटू क्या लिख दिया, इसको 10 की पावर -8 लिख दिया। जब इसको जोड़ेंगे 11 और 8 कितना 19 हो जाएगा, गुणा कितना हो जाएगा 2.2 लिखा हमने, गुणा 10 की पावर 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 7 कहाँ पहुँच जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा 7। ठीक है, 7 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा हमारे पास, 2 गुणा 22 बचा, गुणा क्या बचा हमारे पास, 5 गुणा 10 की पावर -11 बचा। इतना ही तो बचा है यहाँ पर, इतना ही बचा। अब देखिए 10 की पावर -11 से 10 की पावर -11 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस पॉइंट को हटा दीजिए, इस पॉइंट को हटा दीजिए, नीचे एक जीरो बढ़ा दीजिए, 10 हो जाएगा। अब देखिए 22 से 22 कट जाएगा यहाँ पर, कट गया 22 से 22 यहाँ पर, और कुछ कट रहा है यहाँ पर, और कट रहा है। देखिए इस पॉइंट को हटा दें, यहाँ पर एक और जीरो बढ़ा दीजिए, 2 से इसको काट दीजिए, 2 8 16 हो जाएगा यहाँ पर। और कुछ कट रहा है यहाँ पर, देखिए और कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पर, और भी कटेगा यहाँ पर, कैसे कटेगा अभी बता रहे हैं। देखिए आई बराबर, ठीक है, यह आई बराबर हो जाएगा, देखिए 8 7 56 हो गया हमारे पास, हो गया 56, 10 की पावर -8 बचा, 10 की पावर -8 बचा यहाँ पर। ठीक है, फिर 10 की पावर -8, ठीक है, 8 7 56, 10 की पावर -8। अब देखिए इसको 10 की पावर 6 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की पावर 5 लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं कि नहीं। जब जोड़ेंगे यहाँ पर भी पावर 1 होगी, ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी, 10 की पावर 6 ही हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है, डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है 5 है, और यहाँ पर 100 है, 100 को ऊपर ले चलिए, 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, 10 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2 यहाँ पर, समझ में आ गया होगा। अब 5 से इसको उड़ा दिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो आई बराबर हमारे पास क्या बचेगा 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए 2 छंग 12 का 2 हो जाएगा, इसमें 56 में 2 छंग 12 का 2 112 हो जाएगा, 5 दूनी 56 दूनी 112, 2 छंग 12 का 2 5 दूनी 10 5 सॉरी हाँ 112 5 10 11 112 हो गया यहाँ पर, कितना हुआ 112। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 10 की पावर माइनस के 8 है, और 10 की पावर माइनस के 2 कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। और 10 की पावर प्लस का 5 हमारे पास बचा हुआ है, 10 की पावर 5 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन करने का अपना अपना तरीका होता है, जिस टाइप से आपको आ रही है उस टाइप से कैलकुलेशन करना, आंसर सेम आएगा यहाँ पर, हमारा तरीका कुछ और है बट आंसर ही कुछ और आएगा, आंसर सेम आएगा बट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 112 जिम का 3 लिखा। अब देखिए 10 की पावर यहाँ पर माइनस के 10, यहाँ पर 5 घटाइए तो कितना बचेगा, ये प्लस का है, इसके माइनस 10 की पावर माइनस का 5 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पॉइंट यहाँ पर होगा, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट होगा, ठीक है। अब इसको पॉइंट को हम इधर लाना चाहते हैं, इसको विज्ञानी संकेतन में लिख दीजिए। तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.12 हो जाएगा, क्योंकि 2 के वाला 1 2 तो 2 पावर यहाँ पर क्या हो जाएगी घट जाएगी, माइनस का 5 इसमें 2 जोड़ दीजिए, मतलब कि 2 उतने ही जोड़ दीजिए यहाँ पर, माइनस 2 के बाद पॉइंट 1 2 तो यहाँ पर 2 जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ दिया तो कितना बचेगा आई बराबर बचेगा 1.12, ठीक है, गुणा 5 में से 2 कितना बचेगा माइनस का 10 की पावर माइनस का 3 बचेगा। इसका मात्रक धारा क्या होता है एम्पियर होता है, चाहे इसको मिली एम्पियर वैसे इतना ही आंसर आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पर इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर होगा, चाहे इसको मिली में कन्वर्ट कर लीजिए मिली एम्पियर में। तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, आई बराबर हो जाएगा 1.12 मिली एम्पियर, इतना आंसर भी हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 3 हटाएंगे मिली एम्पियर में हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बताइए कितना सिंपल सवाल आया था 3 नंबर का, बहुत कठिन था यहाँ पर, बताइए बहुत ही सिंपल था यहाँ पर, नोट कर लीजिए जो तरीका बताया है उसी तरीके से बताइए। एक और मेथड बता दें यहाँ पर, वो भी बहुत सिंपल है यहाँ पर, वो भी क्या है सिंपल है यहाँ पर, चलिए इसी को कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट क्लास में, पहले मैं समझ में बहुत ही सिंपल है, इसी को कर लीजिए, दूसरा मेथड बात कीजिए, यहाँ वीडियो बड़ी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये कर लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया है यहाँ पर, देखिए डा में दिया किरचॉफ का धारा एवं वोल्टता संबंधी नियम लिखिए, 3 नंबर के हैं यहाँ पर। देखिए किरचॉफ का नियम है, प्रथम नियम देखिए संधि अथवा धारा का नियम इसको कहते हैं। देखिए क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। अब देखिए हमारे पास एक संधि है यहाँ पर, ये संधि है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस टाइप से संधि बना लें, इधर की ओर इधर की ओर इधर की ओर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसमें देखिए करंट, इस तार में करंट मान लीजिए का तार है, मान लीजिए इसमें करंट हमारे पास I1 बह रहा है, इसमें करंट हमारे पास I2 बह रहा है, इसमें करंट I3 बह रहा है, इसमें करंट I4 बह रहा है, इसमें I5। एक बात ध्यान रखना, देखिए जो हमारे पास धारा है संधि की ओर जाती हैं, ये धारा हमारे पास कहाँ जा रही है संधि की ओर, यहाँ पर आ रही है, ये वाली धारा हमारे पास क्या जा रही है संधि की ओर। जो धारा संधि की ओर जाती है उसे क्या लेते हैं धनात्मक लेते हैं, जो बाहर जाती है मतलब बाहर निकल रही है उसे क्या लेते हैं ऋणात्मक लेते हैं। देखिए ये धारा बाहर निकल रही है, ये धारा बाहर निकल रही है, ये धारा बाहर निकल रही है, ये क्या है ऋणात्मक लेंगे इनको हम। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यही मतलब कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है यहाँ पर, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर, देखिए किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समेशन का मतलब क्या होता है योग, बीजगणितीय योग क्या होता है शून्य होता है। क्या होता है आपसे कोई पूछ दे, प्रथम नियम क्या बताएंगे, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब देखिए संधि की ओर आने वाली धारा धनात्मक, संधि की ओर देखिए आ रही धारा उसे करेंगे धनात्मक, ठीक है। और देखिए संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक होती हैं, ठीक है, नेगेटिव होती हैं। अब देखिए ये धारा हमारे पास I1 कहाँ जा रही है संधि की ओर जा रही है, तो क्या लेंगे इसको धनात्मक, I1 प्लस का हो जाएगा। I2 कहाँ जा रही है प्लस का लेंगे, तो I1 प्लस I2। देखिए I3 बाहर जा रही है, I4 बाहर जा रही है, I5 बाहर जा रही है, I5 बाहर जाए, इनको क्या लेंगे यहाँ पर नेगेटिव लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा 0 यहाँ पर। अब देखिए माइनस वालों को उधर फेंक दीजिए, तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा I3 प्लस I4 प्लस का I5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। प्रथम नियम में आपको इतना ये लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट प्रथम नियम का ले लीजिए आप। फिर देखिए सेकंड नियम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए। द्वितीय नियम क्या कहता है, इसे वोल्टता अथवा पास का नियम भी कहते हैं। क्या होता है, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंदपास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है।
ठीक है, क्या होता है देखिए लिखा हुआ समेसन आई आर बराबर समेसन ई होता है, इसको ध्यान रखना है यहाँ पर। समेसन आई आर बराबर क्या होता है समेसन ई। आई क्या होती है, किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, ठीक है, तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग, उसमें उस पास में या बोल सकते हैं उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों की बीजगणितीय योग के क्या होता है बराबर होता है। ठीक, क्या होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है किसी विद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, ठीक है, उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों की बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, इतना नोट किया। थोड़ा सा आगे चित्र है उसको बना लेते हैं यहाँ पर, इसको नोट कीजिए आप। किरचॉफ का द्वितीय नियम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, इस पर न्यूमेरिकल जरूर आता है। अगर उस चित्र को समझ लिया तो आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए इसको समझिए, चित्र को समझिए यहाँ पर। इसमें सबसे पहले हमने क्या ले लिया यहाँ पर, इस टाइप से आपको क्या बनाना है, एक चित्र बना लेना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेल E1 है यहाँ पर। ठीक है, इसमें सेल E1 ले लिया यहाँ पर, इसमें प्रतिरोध R1 यहाँ पर। फिर हमने यहाँ पर R2 प्रतिरोध ले लिया, सेल E2 लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, परिपथ बना दिया यहाँ पर, इसमें सेल E1 ले लिया यहाँ पर, प्रतिरोध R1। फिर देखिए यहाँ पर प्रतिरोध R2 जोड़ दिया यहाँ पर, फिर सेल E2 ले लिया यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रतिरोध R3 जोड़ दिया यहाँ पर। बंद पास इसको 1 ले लिया, बंद पास इसको 2 ले लिया यहाँ पर, राइट। और देखिए हमने पहले बताया था पीछे बी ट्विस्टन सेतु वाला सेतु का डेरिवेशन पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था। ठीक है, जब धारा की दिशा में चलते हैं तब प्रतिरोध और धारा का गुणनफल क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं यहाँ पर। जब ठीक है, सेल जब माइनस से प्लस पार करते हैं तो क्या लेते हैं, E1 का मान पॉजिटिव लेते हैं। जब प्लस से माइनस की ओर पार करते हैं तो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये मालूम होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले बंद पास ये 1 मान लिया, बंद पास 2 ले लिया। अब बंद पास 1 में, इसमें बंद पास 1 में, तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पर देखिए प्रतिरोध R1 और I1, तो ये धारा की दिशा में चल रहा है, इधर से किधर से भी चाहिए, इधर से स्टार्ट कर दीजिए, किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, R1 I1, तो R1 I1 हो जाएगा, क्योंकि धारा की दिशा में चलें तो पॉजिटिव लिया। फिर देखिए इसमें आइए, इधर की ओर आइए, चूँकि हम उधर की ओर जा रहे हैं, लेकिन इसमें करंट I2, देखिए करंट इसमें I1 प्रवाहित हो रहा है, इसमें I2 प्रवाहित हो रहा है यहाँ पर। इसमें I1 प्लस I2 इसमें जुड़ेगा, I1 इधर आ रहा है, I2 इधर आ रहा है, तो I1 प्लस I2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, धारा में से हमेशा किससे बहती है, प्लस से माइनस की ओर बहती है। देखिए प्लस से इधर की ओर आई, माइनस की ओर जाएगी यहाँ पर, प्लस से माइनस की ओर जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, I1 R1 हो जाएगा इधर की ओर, I1 R1 बंद पास 1 है, बंद पास 2 है। फिर माइनस का, फिर हम इधर की ओर आए, इधर की ओर बंद पास 1 में, फिर देखिए हम उधर जा रहे हैं, धारा इधर आ रहा है, तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, R2 I2 हो जाएगा विद माइनस। फिर देखिए हमने सेल किससे पार किया था, माइनस से प्लस पार किया था, तो क्या लेंगे, E1 का मान प्लस लेंगे। अब देखिए इधर के प्लस से माइनस पार कर रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो क्या लेंगे, E2 का मान निगेटिव लेंगे। E2 का मान उल्टा ले लिया यहाँ पर। अब बंद पास 2 के लिए देखिए, बंद पास ये वाला 2, ऊपर वाला भूल जाइए, ऊपर वाला क्या है भूल जाइए, अब 2 वाला लीजिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, I2 R2 हो जाएगा, I2 R2। वही किरचॉफ का नियम, द्वितीय नियम लगा दीजिए यहाँ पर। धारा और प्रतिरोध का गुणनफल उसमें लगे विद्युत वाहकों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। I2 R2 हो जाएगा, I2 R2। फिर इधर की ओर, इधर की ओर देखिए, अब धारा की दिशा में चल रहे हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, R3 I1 प्लस I2, R3 I1 प्लस I2 यहाँ पर। इसमें विद्युत भागफल क्या है, एक ही लगा हुआ है, क्या है, एक ही, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू E2 हो जाएगा। इतना आपको द्वितीय नियम में क्या है लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, चित्र बना देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप यहाँ पर, इसको चित्र बना देना आप। ठीक है, इस टाइप का चित्र बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन था। ठीक है, खंड या 5 नंबर वाले हैं। इसमें क्या है, पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमने बताया था एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, एक अर्धतरंग दृष्टिकारी, इन 2 में से फंसता ही फंसता है आपके पेपर में, यहाँ पर 100% फंसेगा यहाँ पर। इनको कतई तैयार कर लेना आप यहाँ पर, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। क्या है, पीएन संधि डायोड, इसमें देखिए पिछले वाले सेट में, पहले वाले सेट में क्या पूछा गया था, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। अब इस सेट में क्या पूछेगा, अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में। यहाँ पर लिखा हुआ पीएन संधि डायोड अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए। यहाँ पर 5 नंबर का है, यहाँ पर समझा देंगे। देखिए इसको देख, सबसे पहले इस चित्र को समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए चित्र को, हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर की क्या है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर की हमारे पास प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली है। एक है हमारे पास पीएन संधि डायोड है यहाँ पर। ठीक है, इसका क्या होता है, पी सिरा होता है, क्या सिरा, एन सिरा होता है। जो खड़ा हुआ होता है एन सिरा होता है, जो पी होता है पी होता है। यहाँ पर ए वाला पी होता है, ये वाला एन होता है। ठीक है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली है। यहाँ पर क्या है, इनपुट है हमारे पास, इनपुट एसी इनपुट है, डीसी आउटपुट है। ठीक है, क्या है, एसी इनपुट है और ये क्या है हमारे पास, डीसी आउटपुट है यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें, कुछ करने का है नहीं। देखिए समझिए, ध्यान से समझना, जो हम आपको ध्यान से सिर्फ समझना है, ध्यान से सुनना है बस। कभी याद करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये थ्योरी जितनी लिखी हुई है, इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं, इसी से आप बनाकर लिख देंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तब भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आपको सटीक लिखा होना चाहिए, इधर उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं। देखिए समझिए,
देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर जिस, जहाँ यहाँ पर क्या है एसी इनपुट है तो लिखेंगे जिस एसी को, क्या जिस एसी को, एसी इनपुट है यहाँ पर लिखेंगे जिस एसी को दृष्टिकृत, यहाँ पर दृष्टिकारी बोला गया है, यहाँ पर देखिए दृष्टिकारी के रूप में समझेगा तो यहाँ पर लिखेंगे जिस एसी को, इसी से बनाते हैं ध्यान रखना, जिस एसी को दृष्टिकृत कराना हो या करना हो तो एक ट्रांसफार्मर की जिस एसी को दृष्टिगत कराना हो तो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है, कनेक्ट करा देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, जिस एसी को दृष्टिगत कराना हो तो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं, जोड़ दिया भाई हमने इसको, प्राथमिक कुंडली से जोड़ दिया यहाँ पर एसी को। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर, द्वितीय कुंडली हमारे पास क्या है, द्वितीय कुंडली ए वाली है, यहाँ पर द्वितीय कुंडली का एक सिरा और द्वितीय कुंडली का देखिए द्वितीय कुंडली का एक सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा यहाँ पर है, कोई मान सकते हैं, ठीक है। द्वितीय कुंडली का एक सिरा किससे जोड़ देते हैं, पी क्रिस्टल से जोड़ देते हैं, ठीक है, पी टाइप के क्रिस्टल से, पी टाइप से जोड़ देते हैं या पी टाइप के क्रिस्टल से जोड़ देते हैं या पी से जोड़ देते हैं यहाँ पर, या पी क्रिस्टल से जोड़ देते हैं, ठीक है। और तथा यन किससे जोड़ देते हैं, एन क्रिस्टल को एक लोड प्रतिरोध, एक हमारे पास आरएल क्या है, लोड प्रतिरोध आरएल से जोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। आरएल क्या होता है, लोड प्रतिरोध होता है यहाँ पर, ठीक है, लोड प्रतिरोध आरएल से जोड़ देते हैं, यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस यहाँ पर जोड़ दिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये तो समझ गए इधर वाला, द्वितीय कुंडली को क्या लिखेंगे, द्वितीय कुंडली का एक सिरा पीएन संधि डायोड के पी सिरे से, द्वितीय सिरा बोल सकते हैं, द्वितीय सिरा बोल सकते हैं, ठीक है। द्वितीय सिरा किससे जोड़ देते हैं, यन क्रिस्टल के, यानी कि द्वितीय सिरा हम आरएल से जोड़ देते हैं, ठीक है, आरएल से जोड़ दिया जाता है। या दूसरी भाषा में लिखना चाहते हैं इस टाइप से लिख लेना आप, क्या लिख लेना, द्वितीय कुंडली का एक सिरा पीएन संधि डायोड के पी सिरे से जोड़ देते हैं तथा यन क्रिस्टल, यानी क्या है यन क्रिस्टल को एक लोड रेजिस्टेंस, यानी कि आरएल लोड रेजिस्टेंस द्वितीय कुंडली के सिरे से जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर कोई भाषा लिख लेना यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ देते हैं, फिर देखिए फिर क्या हमारे पास इनपुट, यहाँ पर क्या इनपुट है, ये वाला है इनपुट। फिर देखिए इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्र में देखिए ये क्या होता है, हमारे पास एसी इनपुट का ग्राफ होता है, डीसी आउटपुट का ग्राफ होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पर ये क्या, एक चक्कर यहाँ पर घूम गया, दूसरा चक्कर यहाँ पर घूम गया, एक चक्कर यहाँ पर घूम गया, एक चक्कर ऊपर घूम गया। आप जानते हैं ग्राफ आपने बनाया हो, ऊपर क्या होती है, हमारे पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, ऊपर वाली पॉजिटिव वैल्यू, नीचे वाली नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, होती है कि नहीं। इधर वाली क्या होती है हमारे पास, देखिए समझिए, ये ऊपर वाला समझ ध्यान, उसको भूल जाइए। देखिए ये क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये क्या होती है, नेगेटिव होती है, ध्यान रखना। ऊपर वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है, नेगेटिव होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर वाला पॉजिटिव, इधर नीचे वाला नेगेटिव। अब देखिए मान लीजिए हम इसके लिए, इस प्रथम चक्र के लिए, मान लीजिए प्रथम चक्र के लिए देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इनपुट वोल्टेज के, इनपुट वोल्टेज एसी का इनपुट यानी कि ग्राफ है, तो लिखेंगे यहाँ पर इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्र में, देखिए आधा है, आधा चक्र है यहाँ पर, आधा है यहाँ पर प्रथम चक्र में, ठीक है, प्रथम चक्र में लिखेंगे यहाँ पर इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्र में यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्र में, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्र में ट्रांसफार्मर का, ये मान लीजिए ए सिरा यहाँ पर, बी सिरा, इसको मान लेंगे यहाँ पर, ए सिरा है यहाँ पर, बी सिरा, ठीक है, इसको मान लीजिए, इतने मान लिया हमने। प्रथम चक्र के लिए हम ए वाला देखिए इसका यूज करेंगे, इसी से बनाएंगे हम। प्रथम चक्र के लिए चक्र में ट्रांसफार्मर का ए सिरा, बी सिरे के, इसको मान लेंगे यहाँ पर हम, क्या मान लेंगे यहाँ पर, इसको मान लेंगे अपने एज्यूम के लिए यहाँ पर पॉजिटिव मान लेंगे यहाँ पर, यानी कि प्रथम चक्र के लिए इसको पॉजिटिव मान लेंगे, इसको हम नेगेटिव मान लेंगे यहाँ पर, नेगेटिव मान लिया हमने, क्या मान लिया, नेगेटिव मान लिया, राइट। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्र में, इनके इसके लिए प्रथम चक्र में, ठीक है, प्रथम चक्र में एक, जब ट्रांसफार्मर का, एक ट्रांसफार्मर, जब ट्रांसफार्मर का एक सिरा, पहला सिरा दूसरा सिरा, एक सिरा बी सिरे के सापेक्ष का है, एक सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या है, धनात्मक है। देख लीजिए यहाँ पर ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष धनात्मक है, ये लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर का, ये लिख सकते हैं ट्रांसफार्मर का ए सिरा धनात्मक है तथा बी सिरा ऋणात्मक है, यानी कि नेगेटिव है। कोई भाषा लिख लेना आप, ठीक है, किसी प्रकार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ए सिरा क्या हमारे पास धनात्मक है, ये लिखेंगे। देखिए इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्र में जब ट्रांसफार्मर का ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष धनात्मक है, ठीक है, बी सिरे के सापेक्ष क्या है, धनात्मक स्टार लिखे, तो डायोड हमारे पास क्या होगा, अग्रमनित होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, ठीक है, क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा, यानी कि अग्र अभिनत है। अग्र अभिनत में आप जानते हैं, अग्र अभिनत में क्या होती है, धारा बहती है। अब अग्र अभिनत पहचानेंगे कैसे, देखिए अग्र अभिनत क्या होता है, पी सिरा, पी एन सन डायोड का पी सिरा धनात्मक से जुड़ा हो, एन सिरा ऋणात्मक से जुड़ा हो, तो हमारे पास क्या होता है, पी एन सन डायोड क्या होता है, अग्र अभिनत होता है। अब पश्चिम में जस्ट उल्टा कर देते हैं, क्या करते हैं, एन पॉजिटिव से हो जाएगा, अब पी नेगेटिव से हो जाएगा, वो क्या होता है, पश्चिम में तो होता है। पश्चिम में क्या होती है, धारा नहीं बहती है, ठीक है, शून्य के बराबर होती है, एज्यूम कर लिया जाए नहीं बहती है धारा, ठीक है। इसी टाइप से लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्र में, ठीक है, ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या है, धनात्मक, डायोड अग्र अभिनत है, अग्र अभिनत होता है, क्या डायोड अग्र अभिनत होता है, इसमें धारा
प्रवाहित होती है। इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, यहाँ पर प्रवाहित होगी कि नहीं होगी, होगी प्रवाहित, धारा प्रवाहित होती है। धारा बहेगी कहाँ हमारे पास, धारा प्रवाहित होती है और लोड रेजिस्टेंस आरएल में, लोड रेजिस्टेंस है आरएल में, सी से यानी कि सी से इधर इस टाइप से हमारे पास धारा जाएगी, यहाँ पर इस टाइप से सी से डी की और धारा बहती है, प्रवाहित होती है, फ्लो होती है। ठीक है, इतना लिख देंगे कि नहीं, लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जस्ट अगर ये समझेंगे जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, इतना मेन इतना पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान और कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताइए। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनपुट वोल्टेज के प्रथम इनपुट वोल्टेज का ग्राफ है यहाँ पर, तो लिखेंगे इनपुट वोल्टेज का एसी इनपुट वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र के लिए, या प्रथम अर्ध चक्र में। ठीक है, अर्ध चक्र में जब ट्रांसफार्मर का द्वितीयक भाग है, द्वितीयक कुंडली है यहाँ पर। ठीक है, क्या है, द्वितीयक कुंडली है, जब ट्रांसफार्मर का ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या हमारे पास धनात्मक है, धनात्मक है कि नहीं है, तो डायोड हमारे पास क्या हुआ, अग्रवणित होगा। क्यों होगा, क्योंकि पी सिरा प्लस से जुड़ा हुआ, एन सिरा यानी कि धन से ऋण से जुड़ा है, इसलिए क्या हमारे पास अग्रवणित होगा। अग्रवणित है, अग्रवणित में क्या होती है, धारा बहती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, धारा कहाँ से जाएगी, हमारे पास लोड रेजिस्टेंस आरएल से सी से डी की ओर बहती है। बस इतना लिख दिया होगा, हम जस्ट दूसरा उल्टा कर दीजिए यहाँ पर। अब इसके लिए इस चक्र के लिए देखेंगे यहाँ पर, अब दूसरे अर्ध चक्र में देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, दूसरे अर्ध चक्र में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जस्ट जो लिखा उसको घुमा दीजिए, क्या घुमा दिए, ए सिरा क्या कर दीजिए यहाँ पर, ए पॉजिटिव कर दीजिए, यहाँ पर ए पॉजिटिव कर दीजिए। ठीक है, और इसको क्या कर दीजिए, ऋणात्मक कर दीजिए, इसको भूल जाइए, इसको क्या कर दीजिए, ऋणात्मक कर दीजिए। राइट, अब जस्ट उल्टा कर देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, दूसरे अर्ध चक्र में ए सिरा, देखिए ए सिरा क्या हमारे पास बी सिरे के सापेक्ष क्या है, निगेटिव है, ऋणात्मक है। ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या है, निगेटिव है कि नहीं, निगेटिव है। निगेटिव होता है तो डायोड क्या होगा, तब डायोड क्या हो जाता है, पश्चिमनित में होता है। पश्चिमनित में धारा नहीं बहती है, हम जानते हैं, बहुत बताया आपको। ठीक है, डायोड क्या होगा हमारे पास, पश्चिमनित होता है। ठीक है, क्या होता है, डायोड पश्चिमनित होता है। इस दशा में आरएल में धारा शून्य होती है, मतलब बहती नहीं, शून्य रहती है, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर आरएल में क्या धारा शून्य रहती है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार आउटपुट करंट एक ही दिशा में परंतु रुक रुक कर बहती है। आउटपुट करंट होता है एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में बहता है, बट रुक रुक कर बहता है यहाँ पर। ठीक है, रुक रुक कर बहता है। एसी के नीचे, जो एसी का नीचे वाला भाग है यहाँ पर, एसी के नीचे वाले भाग, आधे भाग, ये भाग क्या हो जाएंगे, जस्ट इससे कट जाएंगे यहाँ पर। इतने क्या हो जाएंगे, जस्ट एसी के नीचे वाले भाग क्या है, एसी वाले भाग कट जाएंगे। एसी के नीचे वाले हटाइए, बेकार हो गया, हमारे पास धारा बहती नहीं है दूसरे में, तो क्या काम है हमारा, कुछ काम ही नहीं है, इनको हटाइए, कोई काम क्या नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, एसी वाले नीचे भाग क्या हो जाते हैं, यहाँ पर कट जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर आधे भाग क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, केवल ऊपर वाले भाग क्या हो जाते हैं हमारे पास बच जाते हैं। आधे भाग क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, ऊपर वाले भागों के कारण धारा बहती है। इस प्रकार क्या हुआ, डायोड हमारे अर्धतरंग दृष्टिकारी की तरह कार्य करता है। बस इतना आपको लिख देना, आपको कठिन नहीं, पर जो बताया सेम टू सेम, एक ध्यान रखना है आपको ऊपर वाला। ठीक है, इनपुट वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र के लिए जस्ट उसका उल्टा कर देना, क्या लिखेंगे, इतना ध्यान रखना। इनपुट वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र के लिए या प्रथम अर्ध चक्र में जब ट्रांसफार्मर का ए सिरा ऋणात्मक, इसको धनात्मक यहाँ पर माना था, पहले क्या माना था, धनात्मक, और दूसरा क्या माना था, ऋणात्मक यहाँ पर माना था यहाँ पर। सिरे के सापेक्ष क्या होता है, धनात्मक होता है यहाँ पर। ठीक है, क्या जब इनपुट वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र में ट्रांसफार्मर के ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या होता है हमारे पास, धनात्मक होता, तो डायोड अग्रवणित होता, अग्रवणित में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जो प्रवाहित होती है, लोड रेजिस्टेंस आरएल में धारा सी से डी की ओर बहती है। बस इतना लिखना, जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, घुमा दीजिए, बस हो जाएगा काम यहाँ पर। ठीक है, याद मत करना यहाँ पर, इतना यही सब लिखा हुआ है, चित्र बना लीजिए, यही सब लिखा हुआ, देख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है, जिस एसी को दृष्टिगत करना हो। ठीक है, एसी को दृष्टिगत कराना हो यहाँ पर, ठीक है, इनपुट करना हो तो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, एक प्राथमिक यानी कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं यहाँ पर, एसी को कनेक्ट करा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। दूसरी कुंडली का एक सिरा पी एन डायोड के पी क्रिस्टल से जोड़ देते हैं, वही सब बता चुके हैं तथा एन क्रिस्टल को एक लोड आरएल द्वारा द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे से जोड़ दिया था यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए इनपुट वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र में जब ट्रांसफार्मर का ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष धनात्मक है, बोला था यहाँ पर। ठीक है, इनपुट वोल्टेज इसके लिए, मतलब इनपुट वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र के लिए, प्रथम अर्ध चक्र यानी कि इनपुट कहाँ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से देखिए इनपुट वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र में जब ट्रांसफार्मर का ए सिरा बी के सिरे के सापेक्ष क्या है, धनात्मक है, तो क्या होता है, डायोड हमारे पास क्या होता है, अग्रवणित होता है यहाँ पर, डायोड अग्र अभिनत होता है। ठीक है, अतः इस प्रकार इसमें होकर धारा बहती है, धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, अग्रवणित में ध्यान रखना, धारा प्रवाहित होती है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है, ध्यान रखना, बहुत अनुसार में न्यूमेरिकल सोल्व करवाए थे। ठीक है, अग्र अभिनत होता है, अतः इसमें होकर धारा प्रवाहित होती है, इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस आरएल में धारा सी से डी की ओर प्रवाहित होती है, सब बता चुके हैं यहाँ पर। जस्ट आपको सिर्फ इतना लिख ही देंगे यहाँ पर, इनके से जोड़ देते हैं, इतना तो लिख ही देंगे यहाँ पर, पिन साइन यहाँ से, तो यहाँ तो अपने आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इससे देखकर जिस एसी को दृष्टिगत कराना हो तो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं, जोड़ दिया था यहाँ पर। ठीक है, इसी टाइप से लिखना है, द्वितीय कुंडली का एक सिरा पी एन डायोड के पी क्रिस्टल से जोड़ देते हैं, क्रिस्टल को एक लोड आरएल लोड प्रतिरोध आरएल द्वारा द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे से जोड़ दिया जाता है।
ठीक है। इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्र में ये मेन चीज है, इसी को लेकर ना जस्ट दूसरा वाला उल्टा कर देना यहाँ पर। इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्र में जब ट्रांसफार्मर का ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या होता है, धनात्मक है, तो डायोड आग्रहित होता है, अतः इसमें होकर धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस आरएल में धारा सी से डी की ओर प्रवाहित होती है। दूसरे चक्र में दूसरे जस्ट उल्टा कर दिए, दूसरे चक्र में ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है, अतः डायोड उत्क्रमणित होता है। यहाँ पर इस दशा में आरएल में धारा शून्य रहती है, इस प्रकार बहती नहीं है बोल सकते हैं। इस प्रकार आउटपुट करंट एक ही दिशा में परंतु रुक रुक कर बहता है यहाँ पर। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हमारे पास करंट फ्लो होता है, लेकिन रुक रुक कर बहती है। ठीक है, एसी के नीचे वाले आधे भाग क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, उसमें नीचे वाले भाग में धारा नहीं बहेगी तो कट जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कट जाते हैं यहाँ पर आधे, नीचे वाले भाग क्या हो कारण इनकी केवल ऊपर वाले, इनकी नीचे वाले आधे भाग कट जाते हैं, केवल ऊपर वाले भाग में धारा बहती है यहाँ पर। ठीक है, आधे केवल ऊपर वाले आधे भागों के कारण क्या होती है, धारा बहती है। इस प्रकार हमने डायोड हमारे पास क्या होगा, अर्धतरंगदृष्टिकारी की तरह कार्य करता है। यहाँ पर कितना सिंपल है, कोई कठिन है बताइए, अब कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, हमको सिर्फ चित्र बनाना आना चाहिए बस इससे। अब बता अग्रहणित मालूम होना चाहिए, पश्चिमनित मालूम होना चाहिए यहाँ पर, बस इतना है यहाँ पर, और कुछ इसमें है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, बहुत सिंपल है यहाँ पर, ये बहुत सिंपल हमें लग रहा है, दोनों अर्धतरंगदृष्टिकारी पूर्णतरंगदृष्टिकारी कतई नहीं, बहुत सिंपल है जी। ठीक है, अपने आप लिखना होता है, ना रटना ना कुछ, यहाँ पर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, देखिए छठा का अथवा यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तैयार जरूर कर लेना। अब देखिए इसका अथवा पार्ट, देखिए इससे भी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। देखिए एक अल्फाखंड बी वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर एक नाभिक परमाणु क्रमांक जेड से टकराता है। ठीक है, यदि कण की नाभिक के निकटतम पहुंचने की दूरी r हो तो सिद्ध कीजिए r = 14.4 Z/V एंगस्ट्रॉम। यही क्वेश्चन हम देखिए हमने पिछले साल करवाया भी था, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट कराए थे, उसी में क्वेश्चन कराया था। ये 5 नंबर का फंसा भी था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए छठा है यहाँ पर, क्या है छठा दूसरा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव दैट, यानी कि टू प्रूव दैट, आप हिंदी में लिख लेना, यानी कि सिद्ध करना है कि हिंदी में लिख लेंगे यहाँ पर। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, R बराबर क्या है 14.4 इंटू Z/V एंगस्ट्रॉम। इतना हमें क्या करके लाना है, सिद्ध करके लाना है यहाँ पर। ठीक है, इतना हमें क्या करके लाना है, सिद्ध करके लाना है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। देख लीजिए, इतना ही सिद्ध करके लाना है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कैसे सिद्ध करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम जानते हैं कि लिखिए यहाँ पर क्या जानते हैं, R जहाँ Z तो मालूम है परमाणु क्रमांक है, B क्या है विभवांतर है, R क्या है हमारे पास, R क्या है ये लिखा हुआ है, कण की नाभिक के निकटतम पहुँचने की दूरी R है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले जानते हैं, क्या जानते हैं, B नो देट, आप हिंदी में लिख लेना। सिद्ध करना है कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, फॉर्मूला हमारे पास होता है R बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Z²। ठीक है, 2Z² अपन क्या होता है, के क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। देखिए इतना हमें यहाँ पर सिद्ध करके लाना, इसको डाल दिए समीकरण 1 यहाँ पर। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पर, क्या निकालेंगे, के का मान निकालेंगे यहाँ पर। देखिए Z भी हमारे पास, के का मान निकालिए सबसे पहले, किसका मान निकालेंगे, के का मान निकालेंगे। अल्फा कण की देखिए अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर अल्फा कण लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, एक अल्फा कण बी वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर एक नाभिक परमाणु क्रमांक जेड से टकराता है। क्या है, अल्फा कण है यहाँ पर। ठीक है, क्या है यहाँ पर, अल्फा कण है। तो देखिए लिखिए यहाँ पर अल्फा कण की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी, अल्फा कण काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा कण। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर अल्फा कण की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक यानी गतिज, इसको इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा अल्फा कण की गतिज ऊर्जा, जैसे के से रिप्रेजेंट करते हैं। के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर देखिए अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास के बराबर होता है वैसे 2E × B। अब देखिए आता कैसे, वैसे फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन की गतिज इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर होता है, क्या होता है, EV होता है। ठीक है, अब हम निकाल के आ रहे हैं अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी, अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, अल्फा कण की कण की। ठीक है, अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, दुगुना हो जाएगा 2E × B। अब आप सोचेंगे 2E क्यों हो गया यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर आवेश होता है, अल्फा कण पर हमारे पास आवेश कितना होता है, अल्फा कण पर आवेश
अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, समझ लीजिए बेसिक बात, हर चीज़ कन्फ्यूजन मत रखना। अल्फा कण पर आवेश होता है हमारे पास 2e होता है। यहाँ पर जो आवेश होता है सिंपल, ठीक है, जो आवेश होता है सिंपल, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका दोगुना कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, अल्फा कण का आवेश आ जाता है। ये मालूम होगा यहाँ पर। इसीलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा है तो यहाँ पर अल्फा कण का आवेश भी लेना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2e हो जाएगा यहाँ पर, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर b हो जाएगा। कन्फ्यूजन तो नहीं है, पर 2e कहाँ से आया, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर, क्या जानते हैं, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, 2e होता है। वैसे हम अपने के बराबर क्या पढ़ा है, e भी पढ़ा है, बस समझा चुके हैं बार बार। e का मान क्या लेंगे, अल्फा कण पर निकालना तो 2e हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ से 2e आया यहाँ पर, ठीक है। डायरेक्टली हमने नहीं लिखा, समझा दिया आपको, हर चीज़ समझा दी कहाँ से आई है यहाँ पर, ठीक है। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसका दुगुना कर देते हैं। और चूंकि हम अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं तो दुगुना आवेश लेंगे, दुगुना लेंगे यहाँ पर। फार्मूला वैसे के बराबर फार्मूला आपने पढ़ा ही है, के बराबर ई भी होता है, लिखवा ही चुके हैं। ये कहाँ लिखा, के बराबर फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी होता है। हम अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अल्फा कण की निकाल क्या हो जाएगा, 2e हो जाएगा, 2e इंटू b हो जाएगा, यहाँ से आया, कन्फ्यूजन मत रखना है यहाँ पर, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पर अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या निकालिए, 2e इंटू b निकाल ली यहाँ पर, ठीक है। इसको डाल दिया समीकरण 1। अब क्या करेंगे, इसको डाल दीजिए, ये रहने दीजिए। अब देखिए के का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए के का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर रख दीजिए। तो R बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z² डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2e इंटू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम जानते हैं R बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, देखिए नहीं मालूम है पीछे जाना, पेपर के पीछे जाना, लिखे होते हैं यहाँ पर, ये लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ ठीक है। पीछे जाना, जो क्वेश्चन आपको मालूम नहीं, पेपर के पीछे जाना, उसमें लिखे होते हैं। क्या है हमारे पास, 9 × 10⁹ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, गुणा 2z e² जो करते हैं लिखा हमने यहाँ पर, डिवाइडेड बाई क्या हमारे पास है, 2e गुणा क्या हमारे पास है, b है लिखा, ठीक है। इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। अब देखिए 2 से 2 काट दीजिए, e से e काट दीजिए यहाँ पर, ठीक है, e से e काट दीजिए यहाँ पर। अब क्या बचा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जरा कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, R बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹ ठीक है, गुणा z। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, 19 लिख लिया यहाँ पर, 10⁻⁻19, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा हमारे पास, कट के नीचे बचा ओनली b यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए पेज लेते हैं, रुक जाइए, ये इस पर सोल्व करते हैं, दिख रहा है यहाँ पर, वैसे आ जाएगा। देखिए R बराबर देखिए क्या हो जाएगा, R बराबर, ठीक है, R बराबर देखिए इसकी मल्टीप्लाई करिए, 16 नेमा कितना होता है, 144 होता है, ठीक है। 14 144 लिखा, पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, 1 के बाद आ जाएगा, 1 के बाद लिख लिया, ठीक है, गुणा। अब देखिए 10⁻⁻19 है, 10⁻9 कितना बचेगा, 10 बचेगा यहाँ पर, 10 माइनस का है प्लस का है, 10⁻19 में से 9 घटाइए, कितना बचेगा, 10, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या बचा हमारे पास, z, और उधर बचा हमारे पास b, ठीक है, z इंटू b बचा यहाँ पर। अब देखिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इतना दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, R बराबर आ गया हमारे पास, R बराबर कितना आ गया, देखिए R बराबर इसको हमारे पास 14.4 लिखा, ठीक है। और हमारे पास क्या है, 10⁻⁻10 है, ठीक है, पहले लिख लीजिए 10⁻⁻10 इतना हमारे पास है, 10⁻⁻10 इंटू क्या हमारे पास है, z है, नीचे क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है। अब देखिए समझिए, इसको लिख सकते हैं R बराबर क्या लिख सकते हैं इसको हम, R बराबर 14.4, ठीक है, इंटू z/b, z है, z/b, इसके साथ z/b, ठीक है। और क्या लिखा हुआ हमारे पास, 10⁻⁻10 लिखा हुआ, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, z/b, इसको इस टाइप से लिख दिया यहाँ पर, R बराबर। अब देखिए 10⁻⁻10 है, इसको हटा दीजिए यहाँ पर, तो हमारे पैसे किस में आएगी, दूरी किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी, यहाँ पर मीटर में आ जाएगी है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं यहाँ पर, चाहे लिख लीजिए, चूँकि हम जानते हैं एक एंगस्ट्रांग में कितना आ जाएगा, 10⁻10 मीटर होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 10⁻10 मीटर की जहाँ पर क्या लिख देंगे, एक एंगस्ट्रांग लिख देंगे। तो R बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 14.4, ठीक है, z/b,
एक इसकी जगह पर क्या लिख दिया, एक एंगस्ट्रॉम लिख दिया। यही हमें क्या करके लाना है, सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कितना सिंपल है, यही हमें सिद्ध करके लाना था। R बराबर 14.4 टू Z/V एंगस्ट्रॉम। देखिए कितना सिंपल न्यूमेरिकल है यहाँ पर, कोई कठिन है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल है ये, हम बता रहे थे। इतना ये ध्यान रखना, अल्फा कण की काइनेटिक एनर्जी, बस इतना कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, बस हो जाएगा काम यहाँ पर। नोट कर लीजिए इस फार्मूले को, ध्यान रखना। R बराबर क्या होता है 1/4πε0 2Z² यहाँ पर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सातवें में दिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखिए। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव समीकरण, ये समीकरण दिया, इसकी स्थापना कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आइंस्टीन का समीकरण निगमन करने के लिए। आया देखिए इसमें, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, देखिए यहाँ पर क्या होता है हमारे पास प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए किसी धातु पर उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश डाला जाता है। ठीक है, जब किसी धातु पर उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। उसके पृष्ठ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को प्रकाश तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब कि धातु की सतह पर उपयुक्त आवर्ती का प्रकाश डाला जाता है तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तथा इन इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। 1 नंबर की ये परिभाषा होगी। ठीक है, 2 नंबर के 2-3 नंबर के नियम होंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 नंबर का ये होगा, 5 नंबर का इसीलिए दिया यहाँ पर। अब इसके नियम लिखिए। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके नियम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये। ठीक है, इसको इन सबको याद करते चलना है आपको, नोट कर लीजिए आप। अब इसके नियम देखिए यहाँ पर, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रभाव के नियम को लिख लीजिए। देखिए सबसे पहले फर्स्ट नियम क्या होता है, इसके 5 नियम होते हैं। पहला होता है जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। तो क्या निकलने लगते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, यानी प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, पहला नियम क्या होता है, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। फर्स्ट नियम हो गया। सेकंड नियम देखिए, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम काइनेटिक एनर्जी यानी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्या होता है दूसरा नियम, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। थर्ड देखिए यहाँ पर, थर्ड में दिया उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। क्या होता है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ पर जब आवृत्ति बढ़ने पर क्या होती है, बढ़ती है। फिर देखिए चौथे में दिया, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान यानी कि अर्थात दहलीय आवृत्ति, ठीक है, अर्थात दहलीय आवृत्ति से कम हो, ठीक है, न्यूनतम मान अर्थात दहलीय आवृत्ति से कम हो तो धातु की सतह से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। ठीक है, धातु की सतह पर कोई फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। न्यूनतम आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। चौथे में क्या लिखेंगे, यदि प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान जो अर्थात बोल सकते हैं दहलीय आवृत्ति से कम हो तो धातु की सतह से कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। न्यूनतम आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, पांचवा देखिए, पांचवें में क्या लिखा हुआ, धातु की सतह पर प्रकाश पड़ते ही तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात दोनों के बीच कोई भी समय पश्चात होती है। ठीक है, पांचवें में क्या है, धातु की सतह पर प्रकाश पड़ते ही तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात दोनों के बीच कोई क्या होता है, समय पश्चात नहीं होती है। पांचों नियम है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए आप, इनको नोट जरूर कर लेना, वेरी बहुत ही सिंपल भाषा में लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। इसमें लिखा हुआ आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण को स्थापना कीजिए, इसे सिद्ध कीजिए। यहाँ पर देखिए, इसको सिद्ध करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका सिद्ध करते हैं। देखिए प्रूफ करते हैं, हमारे प्रूफ करना है 7वां यहाँ पर। ठीक है, हमें कितना प्रूफ करना है, 2 प्रूफ देते हैं यहाँ पर, 2 प्रूफ देट। ठीक है, आइंस्टीन का समीकरण हमारे पास क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण 1/2 mv² बराबर एच न्यू माइनस का न्यू नोट। ठीक है, एच न्यू माइनस का न्यू नोट। न्यू नोट क्या होती है, दहलीय आवृत्ति होती है। न्यू क्या होता है, आवृत्ति होती है। एच क्या होता है, प्लंग नेतंग होता है। एम क्या होता है, द्रव्यमान होता है। बी क्या होता है, वेग होता है। ठीक है, इतना हमें सिद्ध करके लाना है। देखिए कैसे लाते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना। थोड़ी एक लाइन लिखेंगे, ज़्यादा थ्योरी इसमें नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक लाइन। माना क्या मान लेंगे, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उत्सर्जित माना उत्सर्जित
प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मैक्सिमम, अधिकतम, हिंदी में लिख लीजिए, अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या ई के है, सॉरी ई के ले लीजिए, ई के है, ठीक है। माना उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के है। अब देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं, ई के का फॉर्मूला क्या होता है, याद कर लेना। ई के बराबर होता है हमारे पास फॉर्मूला, ई के बराबर न्यूमेरिकल बहुत आता है इस पर, एच न्यू माइनस का डब्लू, ठीक है। एच न्यू माइनस का डब्लू क्या है, कार्य फलन है यहाँ पर। एच तो जानते हैं, प्लांक नेतांक सभी। अब चाहे इसको डाल दीजिए समीकरण 1 यहाँ पर, ठीक है। एक और फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि हमारे पास एक और सूत्र क्या होता है हमारे पास, कार्य फलन बराबर होता है प्लांक नेतांक इंटू देहली आवर्ती, एच न्यू नोट होता है यहाँ पर। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, कार्य फलन एच न्यू नोट क्या है, देहली आवर्ती, बार बार आपको बता रहे हैं। इसको ये समीकरण 2 यहाँ पर। अब देखिए डब्ल्यू का मान समीकरण 1 में यहाँ पर रख दीजिए, डब्ल्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, डब्ल्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, तो ई के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस का एच न्यू नोट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एच न्यू नोट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे बताइए यहाँ पर हम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए चाहे आप, ठीक है। इसमें कॉमन भी तो मिल रहा है यहाँ पर, क्या मिल रहा है, ई के बराबर, यहाँ पर न्यू नहीं सॉरी एच कॉमन मिल रहा है, प्लग नहीं था, तो ई के बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई के एच कॉमन ले लिए, तो क्या बचा हमारे पास, न्यू माइनस का न्यू नोट बचा यहाँ पर, न्यू माइनस का न्यू नोट बचा यहाँ पर, ठीक है। अब बताइए क्या करेंगे, इसको डाल दीजिए समीकरण 3। अब देखिए लिखिए, ठीक है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम वेग, यहाँ पर देखिए इन्होंने वेग नहीं लिखा, अधिकतम इनको लिखना चाहिए था, वैसे मैक्सिमम होता है यहाँ पर फार्मूले में, सूत्र में, ठीक है। मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैक्सिमम चाहे लिख लीजिए, यहाँ पर अधिकतम वेग होता है वैसे ये, ठीक है। आइंस्टीन के समीकरण में क्या होता है, अधिकतम वेग होता है, मैक्सिमम स्क्वायर होता है, एम मैक्स का स्क्वायर, अधिकतम वेग होता है, इन्होंने लिखा नहीं है वैसे, इसमें दिया भी नहीं है, इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, बट ये मैक्सिमम होता है यहाँ पर। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग मान लीजिए बे है, माना क्या है, माना उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग बी मैक्स, अधिकतम मैक्स मतलब मैक्सिमम अधिकतम है, ठीक है। अब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी, ई के बराबर काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ा होगा 1/2 क्लास 11th में, 1/2 एम बी मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बी मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ई के का मान चाहे इसको डाल दीजिए समीकरण 4 यहाँ पर, समीकरण 4 डाल दीजिए। अब देखिए समीकरण 3 4 के देखिए इसके LHS बराबर हैं, जब RHS बराबर हो जाएंगे, जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर हो जाएगा। लिखिए समीकरण 3 व 4 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 4 से, लिखिए समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, ठीक है। समीकरण 3 व 4 से इसको बराबर कर दीजिए, ई के यहाँ पर भी ई के यहाँ पर, तो LHS इसके क्या हो जाएंगे, RHS बराबर हो जाएंगे 1/2 एम बी मैक्स का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस का न्यू नोट, ठीक है। तो यही हमें क्या करके लाना है, प्रूफ करके लाना है, इसको ब्रैकेट में लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। यही तो सिद्ध करके लाना था, यहाँ पर, यही आ गया हमारे पास। तो नीचे एक बार और लीजिए, 1/2 एम बी मैक्स का स्क्वायर बराबर, ठीक है, एच न्यू माइनस का न्यू नोट, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट मार दीजिए यहाँ पर, यही हमें सिद्ध करके लाना था। देखिए 1/2 एम बी मैक्स का स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस का न्यू नोट, तो लिख देंगे यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, यहाँ पर क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। वैसे ये ओरिजिनल पेपर में आया हुआ, बी मैक्स जरूर यहाँ पर लिखा होगा, क्योंकि ये अधिकतम वेग होता है आइंस्टीन के समीकरण में, यहाँ पर लिखा हुआ, इसमें पता नहीं छपा ही नहीं होगा प्रिंट, यहाँ पर बी मैक्स होता है यहाँ पर 1/2 एम बी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस का न्यू नोट, इतना हमने सत्यापित कर दिया यहाँ पर, ठीक है। हो गया यहाँ पर। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का अधिकतम
एक अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या है हमारे पास, ई के है यहाँ पर। ई के बराबर फार्मूला का सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र एक हमारे पास होता है, ठीक है, सूत्र होता है हमारे पास, क्या होता है ई के बराबर एच न्यू माइनस का डब्लू, डब्लू क्या होता है कार्य होता है यहाँ पर, ठीक है। अब डब्लू बराबर क्या होता है एच न्यू नोट होता है। और डब्लू का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर ए बनेगा, यहाँ पर फिर मान लेंगे मानना उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग बी मैक्स है यहाँ पर, ठीक है। तो ई के बराबर फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला वैसे 1/2 आपने ये पढ़ा होगा क्लास 11 में, 1/2 एम बी मैक्स का एम बी स्क्वायर ये पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ई के मानेंगे यहाँ पर हम, चाहे के मान लीजिए उससे कोई दिक्कत नहीं, ई के मान लिया, अधिकतम चूंकि मानी थी यहाँ पर इसलिए ई के लिखा। ई के बराबर क्या होगा 1/2 अधिकतम है यहाँ पर, तो यहाँ पर अधिकतम वेग भी हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या कांस्टेंट होता है तो अधिकतम वेग हो जाएगा यहाँ पर ई मैक्स का स्क्वायर यहाँ पर। जब इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगी, इसको मैक्सिमम माना तो ये भी मैक्सिमम होगा, जाहिर सी बात है, इसलिए तो बी मैक्स का स्क्वायर समीकरण 3 व 4 से इसके LHS बराबर है तो HH भी बराबर हो जाएगा। बस आ गया, यहाँ प्रूफ हो गया, यहाँ पर कितना सिंपल है डेरिवेशन, ठीक है। 5, ठीक है, इस 5 नंबर का एक क्वेश्चन हमारे पास हो गया यहाँ पर, नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं इसका अथवा पार्ट, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट इसका अथवा पार्ट, अथवा में दिया है यहाँ पर, देखिए इससे सिंपल ये वाला था। देखिए इसमें क्या करना था, इसमें देखिए जो बच्चा होता जो थोड़ा सा उसके पास दिमाग था, इनमें में से 5 नंबर था यहाँ पर, ये वाला कर सकता था क्वेश्चन यहाँ पर, बहुत ही सिंपल था। इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगता, लेकिन उससे सिंपल ये वाला क्वेश्चन था यहाँ पर, ये वाला था यहाँ पर, इसमें सबसे ज़्यादा लेंथी था ये वाला था यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन मिलेगा आपको, पहचानना हमारे से क्वेश्चन कौन सा सिंपल है यहाँ पर, आराम से कर देंगे आप एग्जाम में। इसका अथवा पार्ट देखिए यहाँ पर लिखो, 2 समांतर तारों में जिनकी परस्पर दूरी 0.06 मीटर है, समान धारा एक ही दिशा में बह रही है, दोनों के मध्य प्रति मीटर, देखिए प्रति मीटर लंबाई, यानी कि एल का मान कितना दिया है 1 दे दिया है, लिखा हुआ प्रति मतलब 1 होता है, ध्यान रखना। लगने वाला बल आकर्षी बल है, क्या आकर्षी बल 3 × 10⁻³ न्यूटन है। प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले दिया है, ठीक है, कौन सा है 7वें का अथवा पाठ है यहाँ पर, 7वें का अथवा पाठ। सबसे पहले गिवन दैट दिया है कि, गिवन दैट, ठीक है, क्या दिया है सबसे पहले यहाँ पर हमें चूंकि यहाँ पर सबसे पहले दिया है 2 समांतर तारों में जिनके पारस्परिक दूरी, 2 तारों के बीच की पारस्परिक दूरी कितनी है हमारे पास 0.06 मीटर है यहाँ पर पारस्परिक दूरी यहाँ पर, यानी कि आर का मान है यहाँ पर दिया है। आर का मान क्या है देखिए समझा देते हैं आपको, इस तरह से 2 तार लेते हैं यहाँ पर, ये 2 तार हैं यहाँ पर, ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या होती है आर होती है यहाँ पर, या आर, ठीक है, ये क्या होती है आर होती है, ठीक है। आर का मान है, आर का मान कितना दिया 0.06 मीटर, ठीक है, यही दिया है। और क्या दिया समान धारा है, धारा का मान क्या है समान है यहाँ पर, यानी कि समान धारा मतलब I1 बराबर I2 बराबर क्या है I ले लेंगे यहाँ पर हम, क्योंकि 2 समांतर धारावाही चरणों में जब सूत्र लिखते हैं तो I1 I2 आता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिया समान धारा है यहाँ पर, ठीक है, एक ही दिशा में बह रही है, एक ही डायरेक्शन में बह रही है यहाँ पर, दोनों के मध्य प्रति मीटर लंबाई, यानी कि एल का मान दे दिया यहाँ पर, एल का मान कितना दिया यहाँ पर, एल चाहे कैपिटल ए वाला वैसे एल होता है, एल बराबर कितना दिया है यहाँ पर 1 मीटर, चाहे स्मॉल लिख लिया चाहे कैपिटल लिख लिया उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एल का मान कितना 1 मीटर है, 1 मीटर, ठीक है। और क्या दिया यहाँ पर लगने वाला आकर्षी बल 3 × 10⁻³ न्यूटन, यानी कि बल दे दिया यहाँ पर फोर्स। एफ का मान कितना दिया यहाँ पर 3 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। और क्या दिया यहाँ पर, ठीक है, न्यूटन है, प्रत्येक और कुछ नहीं दिया, प्रत्येक तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि आई का मान हमें यहाँ पर फाइंड करना है यहाँ पर, चूंकि धारा समान है चूंकि धारा समान है तो आई का मान ही फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। प्रत्येक तार में धारा क्या आई ही बहेगी, क्यों बहेगी क्योंकि समान धारा है, एक ही दिशा में बह रही है यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग लिखा होता तो I1 I2 का मान फाइंड करते, बट यहाँ पर समान धारा है, आई का मान है यहाँ पर। अब हम जानते हैं 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच तारों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला होता है म्यू नोट अपन चाहे 4 पाई लिख लीजिए चाहे 2 पाई लिख लीजिए, वैसे यहाँ पर देखिए चाहे 2 पाई चाहे 4 पाई लिख लीजिए, म्यू नोट अपन 4 पाई, यहाँ पर 2 लगा देते हैं म्यू, ठीक है, सॉरी I1 I2 होता है, क्या लिख रहे हैं I1 है यहाँ पर, I1 I2 होता है, डिवाइड बाई क्या होता है इसके R होता है। अगर 2 से काट देंगे तो म्यू नोट अपन 2 पाई आ जाएगा यहाँ, ये फार्मूला इनटू क्या होता है हमारे पास EL होता है, ये फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। ये क्या होता है फार्मूला होता है, यह बराबर होता है म्यू नोट अपन 4 पाई 2 I1 है यहाँ पर I1 I2, ठीक है, आई सही से बना दीजिए I1 है I1 I2 इंटू L/R हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे,
अब यहाँ पर सबसे पहले हम जानते हैं, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। सबसे पहले मान म्यू नॉट अपन 4 पाई का मान देखिए पीछे चलिए क्वेश्चन पीस पेपर के ये दिया है। म्यू नॉट अपन 4 पाई का मान कितना होता है 10 की पावर माइनस के 7 होता है न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। ठीक है, अगर कोस्टेंट का मान मालूम नहीं, कन्फ्यूजन हो रहा क्या होगा, तुरंत पीछे पेपर पलटना और देखना लिखे होते हैं सभी कोस्टेंट यहाँ पर। ठीक है, 10 की पावर माइनस के 7 होता है। तो यफ बराबर, यफ का मान कितना दिया यहाँ पर, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। यफ का मान दिया 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 3, तो यफ का मान दिया 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 दिया है यहाँ पर, बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई। म्यू नॉट अपन 4 पाई का मान 10 की पावर माइनस का 7 था यहाँ पर, 10 की पावर माइनस का 7 अभी पीछे दिखाया आपको, ये था 10 की पावर माइनस के 7। ठीक है, गुणा 2i1 का मान कितना हमारे पास है, i2 बराबर क्या है i के हैं, i1 का मान हमारे पास i है। ठीक है, i2 का मान भी i है यहाँ पर, i2 का मान भी i है यहाँ पर। ठीक है, और देखिए, ठीक है, इंटू एल का मान हमारे पास कितना है, एल का मान है हमारे पास 1 है, 1 मीटर 1 लिख लीजिए यहाँ पर, डिवाइडेड बाई आर का मान हमारे पास कितना है 0.06 है, क्या है 0.06 लिखा है यहाँ पर। अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए इसकी, तो 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 3, एक बच्चे कर लेते हैं पावर प्लस में है कि माइनस में, वरना दिक्कत हो जाएगी। 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 सही है यहाँ पर, इसको जरूर चेक करना, हम बार बार आपको बता रहे हैं। 10 की पावर माइनस का 3 यहाँ पर, 10 की पावर माइनस का 3 बराबर, देखिए यहाँ पर क्या बचा 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7। ठीक है, आई की मल्टीप्लाई कर देंगे, आई स्क्वायर हो जाएगा, एक की कोई दिक्कत ही नहीं, हटाइए 0.06 बचा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इस सब की मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, हमें आई स्क्वायर का मान निकालना है, इसकी मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा, गुणा क्या हो जाएगा 0.06 हो जाएगा, बराबर क्या बचा हमारे पास 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 बचा। ठीक है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 बचा इंटू आई स्क्वायर है यहाँ पर। अब आई स्क्वायर का मान निकाल लीजिए, आई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। ठीक है, गुणा 0.06 गुणा कर देते हैं, चलो बाद में कर देंगे। अब ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको गुणा नीचे किसका है, डिवाइड का आ जाएगा, इस पॉइंट को हटा दीजिए, नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, नीचे 100 से मल्टीप्लाई, 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर, 2 3 6 और 3 3 9 हो जाएगा। तो आई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर माइनस का 3 हमने जीव का 3 लिखा। अब इसको इन सबको ऊपर ले चलिए, इन सबको ऊपर, 10 की पावर 7 ऊपर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा, और इसको ऊपर ले चलेंगे 10 की पावर माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आई स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 9। ठीक है, गुणा यहाँ पर 10 की पावर 3 और 2 5, 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। देखिए इस पेज को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 10 की पावर, इसको 10 की पावर क्या बचा है यहाँ पर हमारे पास 7 बचा यहाँ पर, 10 की पावर 7 बचा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 7 में से 5 गया कितना बचेगा हमारे पास 2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं आई स्क्वायर बराबर 9 गुणा कितना बचेगा 7 में से 5 में 2 बचेगा, 10 की पावर कितना बचेगा प्लस का 2 बचेगा यहाँ पर, या इसी को लिख लेंगे यहाँ पर 10 की पावर 2 का मतलब 100, तो 900 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आई स्क्वायर, तो आई का मान कितना आ जाएगा 900 अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वैसे प्लस माइनस यहाँ पर प्लस माइनस लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वैसे प्लस माइनस लेते हैं यहाँ पर, यह रहने दीजिए यहाँ पर आई बराबर, देखिए आई का मान इसको निकालेंगे 900 का, तो प्लस माइनस का 30 आएगा यहाँ पर, प्लस माइनस का कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन धारा कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो आई का मान क्या ले लेंगे यहाँ पर पॉजिटिव ले लेंगे, आई का क्या हो जाएगा प्लस का 30 एम्पियर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आई का मान कितना आ जाएगा प्लस का 30 एम्पियर आ जाएगा यहाँ पर माइनस लगाइए। ठीक है, आई का मान कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 30, माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि धारा कभी नेगेटिव नहीं होती है, आपने कभी नेगेटिव धारा देखी है यहाँ पर नहीं होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा प्लस का लेंगे यहाँ पर। तार में कभी नेगेटिव धारा बह ही नहीं सकती है, मान लीजिए तार है, इसमें कभी नेगेटिव धारा बह जाएगी, माइनस के 2 बह जाएगी एम्पियर, कभी नहीं बहेगी, असंभव है यहाँ पर, प्लस का बहेगी धारा यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 30 एम्पियर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, इस टाइप से 30 एम्पियर आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, देखिए 30 एम्पियर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर 30 एम्पियर आ रहा है, आई बराबर क्या हो जाएगा 30 एम्पियर यहाँ पर। ठीक है, आई बराबर 30 एम्पियर आ रहा है, सही है यहाँ पर, हो गया क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, नोट कर लीजिए इसको आप। ठीक है, क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए, सिंपल है यहाँ पर। देखिए कितना सिंपल सवाल था, 5 नंबर का था ये, और बहुत ही सिंपल 5 नंबर का सवाल आया था न्यूमेरिकल, कितना सिंपल था 5 नंबर का यहाँ पर, इससे सिंपल ही था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, नोट कर लीजिए आप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया यहाँ पर
क्या दिया, यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में लैम्डा तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश का उपयोग करने पर पट्टे या पट्टी बोल सकता है, पट्टे के एक बिंदु पर जहां दो तरंगों के बीच पथांतर लैम्डा है, ठीक है, पथांतर क्या है, लैम्डा है, तो प्रकाश की तीव्रता हमारे पास के इकाई है। पट्टे के उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहां पथांतर λ/3 है। देखिए क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में लैम्डा तरंग दैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश का उपयोग करने पर पट्टे के एक बिंदु पर जहां दो तरंगों के बीच का है, दो तरंगों के बीच पथांतर दिया है लैम्डा। जब पथांतर लैम्डा तो प्रकाश की तीव्रता हमारे पास के है, जब पथांतर हमारे पास लैम्डा हो तो प्रकाश की तीव्रता के इकाई है। पट्टे के उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी हुई जहां पथांतर क्या है, λ/3, ठीक है। यहाँ पर हमें प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करनी है और यहाँ पर क्या है, पथांतर λ/3 है। देखिए कुछ नहीं है, 5 नंबर का है यहाँ पर। देखिए हमारे पास 8वां क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 8वां है यहाँ पर, 8वां। चूँकि हम जानते हैं यहाँ पर क्या जानते हैं, चूँकि इनकी तरंगों के व्यतिकरण से परिणामी तीव्रता का व्यंजक मतलब सूत्र आपने पढ़ा होगा। तरंगों के व्यतिकरण से परिणामी तीव्रता का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर आई बराबर होता है, ठीक है। क्या होता है, आई बराबर ये सूत्र होता है यहाँ पर, ठीक है। सूत्र लिख लीजिए, सूत्र चूँकि हटा दीजिए यहाँ पर, ये सूत्र होता है आई बराबर I1 प्लस I2। प्रूफ करने के लिए आया था 2024 में, I1 प्लस I2 प्लस का 2I1 I2, ठीक है, अंडर रूट इंटू क्या होता है, कोस फाई होता है, ठीक है। किसका फार्मूला होता है, ठीक है, प्रकाश के व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का व्यंजक होता है। सूत्र सत्यापित करने के लिए आता है, इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन यहाँ पर, ठीक है। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, ये फार्मूला होता है यहाँ पर। अब हम चूंकि यहाँ पर मान लेंगे यहाँ पर I1 I2 है यहाँ पर, तो इसको जब तक इनको हटाएंगे नहीं I1 I2 तब तक कैलकुलेशन नहीं कर सकते यहाँ पर। तो मान लेंगे यहाँ पर, माना क्या माना है यहाँ पर, माना I1 बराबर I2 बराबर क्या मान लिया हमने, I मान लिया, I नोट मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, I नोट मान लिया यहाँ पर। पहले यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं, I नोट यहाँ पर, तो यहाँ पर I1 I2 के यहाँ पर I नोट रख दीजिए। तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, I बराबर हो जाएगा I नोट प्लस का I नोट प्लस का 2 अंडर रूट I नोट गुणा I नोट इंटू कोस फाई, ठीक है, कोस फाई हो जाएगा यहाँ पर कुलांतर। देखिए आई बराबर आई कितना हो जाएगा, 2I नोट हो जाएगा प्लस का 2I स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर I, ठीक है, I नोट स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा कोस फाई हो जाएगा बराबर, इसी को लिख सकते हैं 2I नोट प्लस का 2I नोट का स्क्वायर का इसका वर्गमूल निकालें कितना आ जाएगा, I नोट हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस फाई हो जाएगा। अब देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ठीक है, कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर, ये कॉमन, हाँ 2I नोट भी कॉमन ले लीजिए साथ साथ। तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2I नोट हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, 2I नोट क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2I नोट कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा 1 बचेगा प्लस का वहाँ पर क्या बचेगा, कोस फाई बचेगा यहाँ पर, ठीक है, कोस फाई बचेगा, इतना ही तो बचेगा यहाँ पर, इतना बचेगा। अब क्या करेंगे बताइए, हम ब्रैकेट क्लोज कर दिए, चूँकि हम जानते हैं एक फार्मूला हमारे पास होता है कोस 2x के 2 3 4 फार्मूले होते हैं। कोस 2x का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एक होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस का 1, एक होता है बराबर 1 माइनस का 2 स्क्वायर x, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर x होता है यहाँ पर, ठीक है। एक होता है कोस स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x, 3 4 फार्मूले होते हैं कोस 2x के। अब देखिए जब हमारे पास थीटा है, जब यहाँ पर 2x होता है थीटा और फिर आधा हो जाता है, यहाँ पर आधा हो रहा है, देखिए 2x से आधा हो रहा है, लेकिन हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे कोस वाला यहाँ पर, ठीक है, कोस वाला ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे यहाँ पर। जब देखिए समझिए, एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए 2x लिखा हुआ तो यहाँ पर आधा हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला बनाएंगे, यहाँ पर कोस फाई है, इसका फार्मूला बनाएंगे यहाँ पर कोस फाई का। देखिए कोस फाई का फार्मूला, यहाँ पर कोस फाई का फार्मूला कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए कोस फाई, मान लीजिए कोस फाई का फार्मूला बनाना चाहते हैं कोस फाई, तो यहाँ पर थीटा की जगह फाई आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर, यहाँ पर थीटा इसका आधा हो जाता है, यहाँ पर 2x था तो आधा हुआ था, यहाँ पर फाई का कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा। इतना आपको फार्मूला बनाना है, आना चाहिए, ठीक है। तो कोस फाई की यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 कोस स्क्वायर 5/2 माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर रख दीजिए। तो I बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, I बराबर हो जाएगा 2I नोट, ठीक है, 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर 5/2 माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा। अब 1 से 1 एक काट दीजिए यहाँ पर,
कट जाएगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2i नोट गुणा क्या बचेगा हमारे पास 2 कोस स्क्वायर 5/2 बचा यहाँ पर। 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 आई नोट कोस स्क्वायर 5/2। इतना तो आपको करना है, ये बेसिक अपने दिमाग से करना है। यहाँ पर इतना हमारे पास आ गया यहाँ पर, ठीक है, इतना आ गया यहाँ पर। आप क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप प्रश्न से पढ़िए, प्रश्न से यहाँ पर, ठीक है, इतना आपको करना है, ठीक है। प्रकाश के व्यक्तीकरण में परिणामी तीव्रता का सूत्र आपको याद होना चाहिए। I1 I2 और आई नोट मान लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, बेसिक से बात है यहाँ पर, इतना आपको करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन, अब प्रश्न मेन शुरू होगा प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से यहाँ पर। अब देखिए प्रश्न से यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है प्रश्न से। अब देखिए लिखा हुआ यंग के दूसरे प्रयोग में लेमडा तरंगदैर्घ्य का एक वर्णीय प्रकाश का उपयोग करने पर पट्टे के एक बिंदु पर जहां दो तरंगों के बीच पथांतर लेमडा है, प्रकाश की तीव्रता के है यहाँ पर, ठीक है। जब पथांतर हमारे पास क्या दिया है लेमडा दिया, तो प्रकाश की तीव्रता क्या दी है के इकाई है यहाँ पर। देखिए जब, देखिए यहाँ पर जब प्रश्न से जब पथांतर लेमडा होता है, लिख दीजिए लेमडा होता है तब कलांतर कितना हमारे पास दिया, तब कलांतर निकाल लीजिए। देखिए लिखा हुआ जब पथांतर लेमडा तो प्रकाश की तीव्रता के इकाई दी है, ठीक है, बाद में पुट करेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर तो जब पथांतर लेमडा होता है तो कलांतर निकाल दीजिए। कलांतर का फार्मूला क्या होता है फाई बराबर, कलांतर का फार्मूला होता है फाई इजकल टू क्या होता है 2π लेमडा। क्लास 11th में पढ़कर आएंगे, लेमडा इंटू क्या होता है पथांतर होता है यहाँ पर, ठीक है। फार्मूला पड़ा होगा 2π लेमडा इंटू पथांतर क्या दिया लेमडा दिया है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा लेमडा हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा लेमडा। अब लेमडा से लेमडा उड़ा दीजिए तो फाई का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, फाई बराबर आ जाएगा 2π आ जाएगा फाई का मान, ठीक है। फाई का मान चाहिए तभी तो निकल रहे हैं फाई का मान, यहाँ पर फाई का मान आ गया हमारे पास 2π, और 2π आएगा फाई का मान यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर फाई की जगह पर पुट कर दीजिए तो आई बराबर क्या दिया यहाँ पर हमें, ठीक है। और इसी पर हमें यहाँ पर और इसी में दिया है प्रकाश की तीव्रता के इकाई है। यहीं पर जब पथांतर लेमडा था तो प्रकाश की तीव्रता कितनी थी हमारे पास के इकाई थी यहाँ पर, चाहे लिख लीजिए यहाँ पर जब पथांतर लेमडा होता था कलांतर इतना था, यहाँ पर चाहे प्रकाश की तीव्रता लिख लीजिए। प्रकाश की तीव्रता हमें कितनी दी थी, यानी कि के बराबर कितनी दी थी, सॉरी आई बराबर प्रकाश की तीव्रता, आई बराबर हमें क्या दी थी के दी थी, यहाँ पर के लिख लीजिए, चाहे यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए जब तरंगों के बीच पथांतर लेमडा तो प्रकाश की तीव्रता के इकाई है, तो आई का मान हमें के दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर पुट कीजिए, समीकरण 1 डाल दीजिए यहाँ पर, समीकरण 1 से लिखिए, समीकरण 1 से तो आई बराबर क्या हो जाएगा 4i नोट कोस स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर 2π/2, यानी कि फाई का मान यहाँ पर पुट कर दिया 2π। अब कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेट कीजिए इसको, तो बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 4i नोट 2 से 2 उड़ा दीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर पाई। अब कोस पाई का मान ध्यान रखना, कोस पाई का मान कितना होता है, कोस पाई का मान कितना होता है -1 होता है, ठीक है। कोस पाई का मान कितना होता है -1 होता है, तो क्या हो जाएगा आई बराबर ये यहीं पर, यहाँ पर क्यों, तो यहीं पर कर लीजिए, देखिए बराबर 4π, ठीक है। कोस पाई का मान कितना होता है, लेकिन ये स्क्वायर लगा हुआ बीच स्क्वायर मल्टीप्लाई -1, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव, जब सम पावर होती है तो प्लस का आता है स्क्वायर, जब ओड पावर होती है विषम पावर होती है स्क्वायर क्या आता है निगेटिव आता है, लेकिन यहाँ पर समय तो क्या आएगा स्क्वायर। तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, आई बराबर हो जाएगा 4π हो जाएगा, सॉरी आई यहाँ पर आई नोट लिखा ही नहीं है, 4i नोट या आई नोट भी मल्टीप्लाई में लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए 4i नोट कोस 4π क्यों लिखे यहाँ पर, आई नोट लिख लीजिए यहाँ पर, आई नोट इसके लिए सॉरी, ठीक है, आई नोट है यहाँ पर। तो आई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, आई बराबर आ गया 4i नोट आ गया यहाँ पर, ठीक है। देखिए कुछ नहीं किया, आई का फार्मूला यहाँ पर था इसमें पुट किया तो इतना आ गया, तो 4i नोट 2 से 2 कर गया तो क्या बचेगा 4i नोट कोस स्क्वायर पाई बचेगा। अब 4i नोट यहाँ पर पाई लिख गया था इसके लिए सॉरी, तो 4i नोट और इसका कोस पाई का मान कितना होता है -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आई बराबर क्या आ गया 4i नोट, ठीक है, 4i नोट आ गया, लेकिन आई का मान हमें कितना दिया के दिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर आई का मान कितना दिया के, तो यहाँ पर आई बराबर के, तो के बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, के बराबर आ जाएगा 4i नोट आ गया यहाँ पर, ठीक है।
के आ कितना गया 4I0। तो यहाँ पर के का मान हमारे पास आ गया 4I0। के क्या है, प्रकाश की तीव्रता यहाँ पर दी थी, देखिए लिखा हुआ है प्रकाश की तीव्रता के इकाई है। तो यहाँ पर के आई की यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर आई की यहाँ पर के लिख दिया 4I0 आ गया। अब देखिए आगे, ठीक है, अब आगे देखिए के का मान इतना आ गया। अब देखिए जब हमारे पास अंतर पथांतर, अब क्या दिया पथांतर हमें यहाँ पर, देखिए उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी जहाँ पथांतर लैम्डा, यहाँ पर हमें प्रकाश की तीव्रता फाइंड करनी है। मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता फाइंड करनी है तो आई डैश का मान हमें फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है, किसका मान फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है, आई डैश यहाँ पर आई डैश ही निकाल, मान लीजिए यहाँ पर आई डैश का मान मान लीजिए निकालना है यहाँ पर, आई डैश का मान यहाँ पर, ठीक है, आई डैश मान लीजिए आई यहाँ पर बोल रहा है पट्टे की उस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी, मान लिया आई डैश का मान यहाँ पर निकालना है जहाँ पथांतर λ/3, पथांतर हमें कितना दिया है, यहाँ पर पथांतर कितना दिया है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया, इसका मान निकालना है जब पथांतर हमारे पास कल यहीं पर लिख दिया, जब पथांतर कितना λ/3 है, देख चेक कर लेते हैं कितना है, जब पथांतर λ/3 है तब कलांतर निकालेंगे, तब कलांतर कितना हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा 2π/λ इंटू क्या होता है पथांतर का मान कितना दिया λ/3, मतलब λ/3, लैम्डा से लैम्डा उड़ा दीजिए यहाँ पर, तो फाई का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, फाई बराबर आ गया 2π/3, ठीक, कलांतर आ गया 2π/3 यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, अब सही है 2π/3। अब देखिए समीकरण 1 से लिखिए, क्या है समीकरण 1 का, यहाँ से लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या आई बराबर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें आई डैश का मान निकालना है वैसे यहाँ पर, ठीक है, आई डैश का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है, इसकी जगह पर हम आई बराबर था यहाँ पर समीकरण से, इसी की आई की जगह पर क्या लिख देंगे, आई डैश लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या जब पथांतर λ/3 है तब कलांतर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी तीव्रता बदल जाएगी, यानी कि आई डैश मान लिया इसको तीव्रता को, बराबर 4I0 लिखा यहाँ पर, फिर क्या हमारे पास कोस स्क्वायर, ठीक है। अब फाई का मान कितना हो जाएगा, फाई का मान हमारे पास कितना 2π/3 और इसी के नीचे डिवाइड में लिखा हुआ 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, समझते रहे ना। अब बराबर देखिए इसी के आगे 4I0, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, 4I0 कोस स्क्वायर, ठीक है, इसी को 2π/3 जो का 3 लिखा है यहाँ पर, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2, अब पलट जाएंगे यहाँ पर, चाहे ब्रैकेट खोज कर दीजिए। अब देखिए 2 थीटा में लिखा 2 से 2 काट दीजिए यहाँ पर, 2 से 2 काट दिए यहाँ पर, तो आई डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 4I0 हो जाएगा, कोस स्क्वायर कितना बचा हमारे पास π/3 बचा, ठीक है, पाई सही से बन जा भाई, पाई, ठीक है, पाई है यहाँ पर, π/3 बचा यहाँ पर, ठीक है, क्या है पाई है, π/3 बचा। अब देखिए π/3 का मतलब क्या होता है, पाई का मान 180/3 यानी कि 3 60, कोस 60 का मान जरा बताइए कितना होता है, कोस 60 का मान कितना, साइन 60 का मान देखिए, साइन 60 का मान √3/2 होता है, लेकिन कोस 60 का मान साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, लेकिन कोस 60 का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है, 1/2। तो यहाँ पर देखिए बराबर देखिए 4I0 कोस गुणा लगाइए, गुणा का साइन लगाइए, ठीक है, गुणा कोस π/3 का मान कितना होता है, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, 1/2, इस पर स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दिया, तो आई डैश बराबर हो जाएगा हमारे पास, देखिए 4I0 हमने एज लिखा, ठीक है, गुणा 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 होता है, 1/4 हो जाएगा यहाँ पर, 1/4 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब देखिए 1/4 हो गया। अब देखिए 4I0 की जगह पर, इसकी जगह पर 4I काट मत देना, 4I0 की जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, के लिख देंगे यहाँ पर, के का मान 4I0 का मान कितना आया, के का मान 4I0 यह है 4I0, चाहे इसको डाल दिया समीकरण 2 यहाँ पर, ठीक है, समीकरण 2 है यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 से, यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से यहाँ पर आई डैश बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4I0 का मान कितना है हमारे पास है, 4I0 का मान है के, तो यहाँ पर के पुट कर दीजिए, के और क्या लिखा हुआ है हमारे पास मल्टीप्लाई 1/4 लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आई डैश का मान आ जाएगा k/4,
ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही प्रकाश की तीव्रता हो जाएगी। देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं यहाँ पर, आंसर आ रहा है कि नहीं यहाँ पर, इसमें दिया ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पर काटना चाहते हैं तो काट देना, तब भी कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर चाहे काट दीजिए यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, तब भी आंसर यही आएगा यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा टाइम वहाँ पर बर्बाद होगा। देखिए आई डेस बराबर है यहाँ पर, तो देखिए 4 से 4 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4I0, क्या लिखा हुआ हमारे पास, और क्या लिखा हुआ 1/4। देखिए 4 से 4 कट जाएगा, तब आई डेस बराबर कितना आ जाएगा, I0 आ जाएगा। ठीक है, I0 आ जाएगा, आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या है, के बराबर क्या दिया है 4I0 दिया है, के बराबर क्या दिया है 4I0 दिया है, क्योंकि ठीक के बराबर समीकरण 2 के बराबर 4I0 दिया है। देखिए लिखा हुआ के बराबर दिया है यहाँ पर 4I0 यहाँ पर। अब I0 का मान निकालिए, इसको नीचे ले तो k/4 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा I0 हो जाएगा। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आई डेस बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास k/4, तब भी आंसर सेम आएगा। देखिए 2-3 स्टेप यहाँ पर बढ़ गए हैं, यहाँ पर हैं बढ़े हैं कि नहीं यहाँ पर, इसी में इसमें बढ़ आगे नहीं बढ़े, यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर दिया 4I0 का मान पता है, क्यों ताम झाम करें टाइम बर्बाद करें एग्जाम में जितना टाइम थोड़ी ना होता है। वैसे 4 से 4 काट जाते दिक्कत होती, थोड़ा 3-4 स्टेप और बढ़ जाते। तो यहाँ पर 4I0 का मान हमने समीकरण 2 से ये पुट कर दिया के, तो के पुट कर दिया यहाँ पर k/4, आई डेस क्या हो जाएगा k/4, क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, सिंपल है, कुछ इसमें है ही नहीं, नोट कर लीजिए इसको आप। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसको देखिए यहाँ पर, ठीक है पाई है यहाँ पर, यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन 5 नंबर का है ना, बड़ा तो होगा ही होगा, 5 नंबर का है यहाँ पर। ठीक है, बड़ा तो है ये। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें का अथवा, इसमें दिया एक पतली झिल्ली द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए, केंद्रीय उच्छिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक ज्ञात कीजिए। सबसे लेंथी क्वेश्चन है, उससे सिंपल आज ये वाला क्वेश्चन है 8वां यहाँ पर, ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए इसको देखते हैं यहाँ पर। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ, एक पतली झिल्ली से प्रकाश का विवर्तन। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माना लिखा हुआ है, वही समझा देते हैं। देखिए माना इसमें है कि यहाँ पर माना लिखना चाहते हैं, जो हम बोलने को लिख लेना, ये वैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखेंगे, माना यस प्रकाश, ये क्या प्रकाश स्रोत, माना यस प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर एक क्या रखा हुआ है हमारे पास, उत्तल लेंस रखा हुआ है जो L1 है यहाँ पर। ठीक है, उत्तल लेंस रखा हुआ है जो L1 है यहाँ पर। अब देखिए जिसके फोकस पर प्रकाश स्रोत है, इसके फोकस पर है, इसके फोकस है यहाँ पर, इसके फोकस पर प्रकाश स्रोत स्थित है यहाँ पर, अतः इससे चलने वाली प्रकाश किरणें, देखिए इससे क्या है चलने वाली प्रकाश किरणें, प्रकाश स्रोत है, इससे चलने वाली प्रकाश किरणें L1 लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। ये उत्तल लेंस का क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है यहाँ पर। ठीक है भाई, देखिए अवरोध, ठीक है, तथा अवरोध या द्वारक जिसे बोल सकते हैं, ये AB है, अवरोध या द्वारक AB से गुजरती हुई द्वितीय उत्तल लेंस L2 पर आपतित होती है। द्वितीय लेंस है, द्वितीय उत्तल लेंस L2 पर क्या हो जाती है, आपतित हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, या लेंस प्रकाश किरणों को अपने मुख्य अक्ष पर स्थित मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस P0 पर क्या करता है, यहाँ पर फोकसित कर देता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है यहाँ पर, तथा इसकी फोकस पर पर्दा बाई डैश है, इस पर क्या है पर्दा हमारे पास बाई डैश है यहाँ पर, पर्दा क्या है इस पर बाई डैश यहाँ पर। ठीक है, यही लिखा हुआ था माना यहाँ पर। ठीक है, इसकी यहाँ से यहाँ तक दूरी F है, यहाँ से यहाँ तक क्या है दूरी D है यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा यहाँ पर। ठीक है, यही माना लिखा है। माना यस प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी पर एक उत्तल लेंस L1 रखा हुआ है जिसके फोकस पर, ठीक है, जिसके फोकस पर प्रकाश स्रोत स्थित है। ठीक है, अतः इससे चलने वाली प्रकाश किरणें L1 लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तब अवरोध या द्वारक AB से गुजरती हुई द्वितीय उत्तल लेंस L2 पर आपतित होती हैं। यह लेंस इन प्रकाश किरणों को अपने मुख्य अक्ष पर स्थित फोकस P0 पर फोकसित कर देता है। ठीक है, यही सब बताया है, फोकसित कर देता है, तथा इसकी फोकस दूरी इसी फोकस पर पर्दा बाई डैश रखा हुआ है, इस पर क्या रखा हुआ है, बाई डैश रखा हुआ है। अतः P0 पर, ये वाला है, P0 पर उच्च तीव्रता का प्रकाश प्राप्त होता है, क्योंकि P0 पर A और AB द्वारा पहुंची प्रकाश किरणों का पथांतर शून्य होता है। ठीक है, इसे ही केंद्रीय उच्छिष्ट, ठीक है, इसे ही केंद्रीय उच्छिष्ट कहते हैं। ठीक है, माना P0 x दूरी पर एक बिंदु P माना P0 x दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है, एक बिंदु क्या है P स्थित है, यहाँ से यहाँ तक क्या है एक दूरी पर क्या है एक बिंदु P स्थित है यहाँ पर। ठीक है, P स्थित है P0 से यहाँ से यहाँ तक दूरी x है, यहाँ पर क्या P स्थित है। माना लेंस L2 की पर्दे बाई डैश की फोकस दूरी क्या है इसकी, यहाँ पर F है यहाँ पर, था द्वारक AB है यहाँ पर, द्वारक AB से पर्दे की दूरी यहाँ से द्वारक AC पर्दे की दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या है डिस्टेंस D है यहाँ पर। ठीक है, D है। माना P पर दो प्रकाश किरणें, ठीक है, P पर क्या है हमारे पास दो प्रकाश किरणें
एपी और क्या हमारे पास है, एपी और पीबी, यहाँ से यहाँ तक ये गई है, पीबी आपतित हो रही हैं, ठीक है। अतः पी पर प्रकाश की तीव्रता दोनों तरंगों के पथांतर पर निर्भर करती है। ए से पी, ए से मतलब ए से यहाँ से ए से पी बी, यानी कि पी बी, देखिए पी कहाँ पर हमारे पास ये है, बी कहाँ पर ये है, पी बी पर लंब डाला, ठीक है, क्या डाल लिया, लंब डाला, जो पी बी को जी पर, ठीक है, ये जी है, जी पर काटता है, यहाँ पर क्या करता है, ये टच करता है यहाँ पर, यहाँ से डाला मैंने लाइन खींची तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, टच करता है। समकोण त्रिभुज ए जी बी में ले लेंगे, यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए जी बी, देखिए समकोण त्रिभुज ए जी बी, ये वाला है, दिख रहा होगा, ए जी बी में साइन थीटा लाए लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। इधर भी 90 होगा, लंब हमारे पास कौन सा होगा, बी जी होगा, कौन सा होगा यहाँ पर, बी सी, क्या है, लंब है, यहाँ पर देखिए कोण है थीटा, यहाँ पर थीटा कोण ही लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कोण के सामने की हो जाएगा लंब ये हो जाएगा, तो थीटा लंब हो जाएगा, बीजी हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज के सामने की हो जाएगा कर्ण, इधर 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण होगा, तो यार ये क्या हो जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बीजी, तो बीजी बराबर क्या आ जाएगा, इधर इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दिया साइन थीटा में, तो बीजी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा बराबर, ए बी का मान हमारे पास क्या ले लेंगे, ई ले लिया यहाँ पर, ई साइन थीटा हो जाएगा, ए बी का मान क्या ले लिया, ए से दिखे, ए से बी तक की दूरी हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, ई है यहाँ पर, तो ई ले लिया, ई साइन थीटा हो जाएगा, तो पथांतर हमारे पास क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा, इसको डाल देंगे समीकरण 1। फिर निम्निष्ट के लिए लिखेंगे यदि पथांतर लेमडा हो तो समीकरण 1 से यहाँ पर इसी के बराबर लिख देंगे लेमडा, यहाँ पर तो साइन थीटा लेमडा बाई ई हो जाएगा यहाँ पर। यदि सूक्ष्म, ठीक है, यदि सूक्ष्म हो तब साइन थीटा बराबर थीटा ले लेंगे, ये ठीक है, यदि सूक्ष्म हो तो साइन थीटा बराबर क्या लेंगे, साइन को छोड़ देंगे थीटा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा बाई ई हो जाएगा, थीटा बराबर लेमडा बाई ई, लेमडा बाई ई। यदि पथांतर लेमडा हो तो पी पर प्रथम निम्निष्ठ बनता है, पी पर क्या बनेगा, प्रथम निम्निष्ठ बनता है, पी पर क्या है, प्रथम निम्निष्ठ बनता है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए एओ के मध्य तरंग तथा ओबी के मध्य तरंगे पी पर लेमडा बाई 2 पथांतर से मिलती हैं तथा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, अतः निम्निष्ठ प्राप्त होता है। यदि पथांतर 2 लेमडा हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ई साइन थीटा बराबर, इसी का ई साइन थीटा ही लिखा हुआ है, इसी के बराबर क्या कर देंगे 2 लेमडा, यहाँ पर इसी के पथांतर के बराबर 2 लेमडा कर दिया, तो साइन थीटा बराबर क्या जो 2 लेमडा बाई ई, ठीक है। तो यदि थीटा सूक्ष्म हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन को हटा दीजिए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 लेमडा बाई ई, या द्वितीय निम्निष्ठ प्राप्त होगा यहाँ पर। तो देखिए यम्बा निम्निष्ठ हेतु पथांतर क्या हो जाएगा, इक्वल टू यम लेमडा, ठीक है। तो ई साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसी के बराबर वहीं पर यहाँ पर यम लेमडा कर दीजिए, इसी के बराबर यहाँ पर, ठीक है, पथांतर यम लेमडा मान लिया आप, तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा बराबर यम लेमडा, थीटा साइन को छोड़ दीजिए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यम लेमडा बाई ई, जहाँ यम का मान क्या हो जाएगा 1 2 3 4 नेचुरल नंबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्राकृतिक संख्या यहाँ पर, ठीक है। इतना नोट कीजिए, चित्र बना लीजिए, आगे चलते हैं यहाँ पर एक फिगर बना लीजिए, यहाँ पर इसको भी बना लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तीव्रता आई है यहाँ पर, ये क्या है, मुख्य उच्चिष्ट है यानी केंद्रीय उच्चिष्ट है, क्या है, गौण उच्चिष्ट है यहाँ पर, ठीक है, निम्निष्ठ है, इधर क्या होगा, इधर से देखिए 0 लेमडा बाई ई, 2 लेमडा बाई ई, 3 लेमडा बाई ई, 4 लेमडा बाई हो जाएगा, इधर लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 3 लेमडा बाई ई 4 लेमडा बाई, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव यहाँ पर, जैसे इधर एक्स अक्ष है इधर वाई अक्ष है यहाँ पर, ठीक है, एक्स सॉरी इधर एक्स अक्ष एक्स डैश वाई अक्ष ऊपर, इधर वाई डैश नीचे यहाँ पर, ठीक है। ऊपर क्या है, तीव्रता है यहाँ पर, इतना नोट कर लीजिए आप इसका, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप पहले। अब देखिए वो चिष्टों के लिए यदि पथांतर 3 लेमडा बाई 2 है उसी के बराबर लिख देंगे यहाँ पर, जहाँ पथांतर लिखा है ई साइन थीटा बराबर क्या 3 लेमडा बाई 2, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/2 इंटू लेमडा बाई 2, यदि थीटा सोचो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसी के बराबर लिख देंगे, तो थीटा बराबर इतना है, ये क्या है, प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यदि पथांतर, ठीक है, चित्र सब बना लेना सभी, ठीक है। यदि पथांतर इक्वल टू 5 लेमडा बाई 2 हो तो ई साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5 लेमडा बाई 2, ठीक है। साइन थीटा बराबर इसको नीचे ले आइए, तो यहाँ पर साइन को छोड़ दीजिए, साइन क्या सूक्ष्म है, थीटा सूक्ष्म हो तो साइन को क्या करते हैं छोड़ देंगे, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 5 लेमडा बाई 2 ही हो जाएगा, थीटा बराबर इतना, यह द्वितीय उच्चिष्ट होगा यहाँ पर। यम्बा उच्चिष्ट के लिए पथांतर क्या हो जाएगा 2 लेमडा बाई 2 लेमडा, पथांतर यहाँ पर सॉरी पथांतर क्या हो जाएगा 2m+1 इंटू लेमडा बाई 2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण 1 से उसी में पुट कर दिया, समीकरण 1 से यहाँ पर जो पीछे डाली थी यहाँ पर, ठीक है। पथांतर डाला था पथांतर इक्वल टू ई साइन थीटा, तो यहाँ पर ई साइन थीटा वहाँ पर देखना पीछे समीकरण 1 में 2m+1 इंटू लेमडा बाई हो जाएगा यहाँ पर, तो साइन थीटा बराबर इसकी वैल्यू इसको नीचे भेज दीजिए, तो थीटा सोचो तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वही काम करना, सेम टू सेम ही दिखता है लेंथ, यहाँ पर पथांतर से बदलते रहना, याद कर लेना कहाँ पर पथांतर 3 लेमडा बाई 2 है, फर्स्ट वाली क्वेश्चन में पुट करते रहना है आपको, साइन को छोड़ते रहना, थीटा का मान आता रहेगा यहाँ पर, ठीक है, यही काम करना है आपको। तो थीटा क्या, तो जहाँ एम इक्वल टू क्या है नेचुरल नंबर यहाँ पर। फिर देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई पूछी गई थी यहाँ पर, ठीक है बहुत सिंपल डेरिवेशन इसमें है कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है, एक ही काम करना है भाई, पथांतर बदलता रहना है आपको, याद कर लेना कहाँ पर क्या रखना है। फिर केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए, देखिए केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, तो देखिए यदि केंद्रीय उच्चिष्ट की दोनों तरफ स्थित प्रथम निम्नष्टों के बीच की दूरी ही केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई होगी, क्या होगी, केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों तरफ स्थित प्रथम निम्नष्टों के बीच की दूरी ही केंद्रीय उच्चिष्ट की
उच्चिष्ट की चौड़ाई होगी। ठीक है, माना केंद्रीय उच्चिष्ट P0। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट क्या है P0 से एक तरफ स्थित निम्नलिखित P की दूरी हमारे पास क्या है x है। P0 से P तक की दूरी क्या है x, यही लिखा हुआ। माना केंद्रीय उच्चिष्ट P0 से एक तरफ स्थित निम्नलिखित P की दूरी x है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक x है। ठीक है, निम्नलिखित के लिए पथांतर क्या मान लेंगे लेमडा। ठीक है, लेमडा मान लेंगे, वही बताया था यहाँ पर। पथांतर क्या बताया था, पथांतर का फॉर्मूला समीकरण 1 में निकलवाया था। क्या होता है पथांतर का फॉर्मूला ई साइन थीटा, यही अप्लाई करते रहना। इसको डाला था समीकरण 1, यहाँ पर समीकरण 1 डाला था। यहाँ पर बस पथांतर को बदलते रहना है। फिर देखिए यहाँ पर पथांतर कितना माना लेमडा, तो यहाँ पर यही इसी के बराबर क्या दें, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा ई साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का मान निकालिए यहाँ पर। ठीक है, तो साइन थीटा लेमडा बाई इसको डाल दीजिए समीकरण 4 यहाँ पर। इसको 3 डाला था यहाँ पर। ठीक है, 4 डाल दिया। फिर समकोण त्रिभुज OP P0 में, यहाँ पर समकोण त्रिभुज OP P0 में, तो टेन थीटा लगा दीजिए यहाँ पर। टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, ये लाल बट्टे कक्का, क्या होता है लंब बट्टे आधार। कोण के सामने की भुजा क्या होती है लंब। लंब कौन सा होगा हमारे पास P0 होगा। ठीक है, कोण के सामने भुजा लंब, आधार कौन सा होगा हमारे पास OP0 होगा। O से P0 ये लंब होगा ये वाला, और क्या होगा OP0 आधार होगा। ठीक है, अब देखिए P0 का मान x, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस O से P0 की डिस्टेंस कितनी है d दे दिए यहाँ पर, तो x बाई t हो जाएगा। ठीक है, x बाई d हो जाएगा। तो माना लेंस द्वारा AB, माना लेंस का द्वारा क्या AB के समीप स्थित है। ठीक है, अतः यह फिजिकल टू क्या मान लेंगे यहाँ पर, यह फिजिकल टू क्या मान लेंगे d मान लेंगे, f के बराबर d मान लेंगे यहाँ पर। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास x बाई d है यहाँ पर। टेन थीटा बराबर क्या है x बाई डी, इसको डाल दीजिए समीकरण 5 यहाँ पर। तो थीटा सोचूंगा तब साइन थीटा इक्वल टू थीटा मान लेंगे। ठीक है, इसी के बराबर टेन थीटा मान लेंगे, इसी के बराबर क्या मान लेंगे टेन थीटा। तो समीकरण 4 व 5 से देखिए। ठीक है, समीकरण 4 व 5 से यहाँ पर इसको देखिए, साइन थीटा की यहाँ पर साइन थीटा है, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे यहाँ पर, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे लेमडा बाई ई लिख देंगे यहाँ पर, लेमडा बाई ई। और टेन थीटा का मान कितना है x बाई डी, टेन थीटा का मान क्या है x बाई डी है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या मान लिया साइन थीटा बराबर हमारे साइन थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, इसी के बराबर लिख दिया। साइन थीटा क्या सूक्ष्म होगा, तो इसी के बराबर थीटा लिख देंगे, इसी के बराबर टेन थीटा लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब क्या करना, साइन थीटा का मान पुट कर दीजिए। साइन थीटा का मान लेमडा बाई ई है यहाँ पर, लेमडा बाई ई पुट कर दिया। बट टेन थीटा का मान क्या हमारे पास x बाई डी है यहाँ पर, x बाई डी लेमडा बाई ई। ठीक है, नीचे बटे में है वही लिख दिया, लेमडा बाई बराबर x बाई डी। समीकरण 4 व 5 से लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, समीकरण 4 व 5 से तो हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा लेमडा डी अपन ई हो जाएगा। अतः केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखिक चौड़ाई 2x बराबर क्या हो जाएगा रेखीय चौड़ाई। ठीक है, रेखीय चौड़ाई क्या हो जाएगी इक्वल टू 2 लेमडा डी इंटू ई। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई इसको ले लिए, अतः केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई है यहाँ पर। ये डेरिवेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार कर लेना है। ठीक है, पथांतर आपको बदलते रहना है यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट सभी चित्र बना लेना यहाँ पर, लॉन्ग में ही आएगा 5 नंबर का यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसको इधर वाले को चित्र बना लेना, ये इधर वाले को। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए, इस मॉडल की कमियों को बोहर मॉडल ने कैसे दूर किया। तो देखिए पहले रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का वर्णन कीजिए। देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखिए क्या होता है, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का मॉडल कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का मॉडल कहते हैं। नंबर फर्स्ट देखिए क्या लिखेंगे, प्रत्येक परमाणु का समस्त द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर तथा समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻15 मीटर त्रिज्या के सूक्ष्म गोलाकार स्थान में रहता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये लिख लेना फर्स्ट लाइन। फिर सेकंड लाइन देखिए यहाँ पर, नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर कोटि की त्रिज्या वाले खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन का कुल ऋणावेश नाभिक में धनावेश के क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। थर्ड पार्ट में देखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके लिए आवश्यक अपकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थित विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख लेना यहाँ पर। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसके लिए आवश्यक अपकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच स्थित विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है यहाँ पर। ठीक है, इसकी कमियां तो हमने लिखवा ही दी थी यहाँ पर, या और देख लीजिए आप। ठीक है, और कमियां देख लीजिए। देखिए इस मॉडल के आधार पर रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी, इसकी कमियां लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इस मॉडल के आधार पर रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। सेकंड देख लीजिए, नाभिक के चारों ओर असीमित वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमता है, उसका वेग क्या है, उसकी स्थिति क्या है आदि की जानकारी इस मॉडल से प्राप्त नहीं हो सकी है।
ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या, नाभिक चारों असीमित क्या होती है, वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में घूमता है, तो उसका वेग क्या, उसकी स्थिति क्या आदि की जानकारी इस मॉडल से प्राप्त नहीं हो सकी यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए बोर का मॉडल अब पढ़ लेना यहाँ पर। ठीक है। इस मॉडल की कमियों से बोर का मॉडल ने कैसे दूर किया, अब बोर का मॉडल पढ़ लेना यहाँ पर। ठीक है। नहीं है नेक्स्ट क्लास में इसको लिखवा देंगे कमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको लिखवा देंगे, अगर चाहिए कमेंट करना यहाँ पर। फिर ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 नंबर का। देखिए नाभिकों का वर्गीकरण क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक का वर्गीकरण कीजिए, प्रत्येक का उदाहरण देते हुए विशेषता लिखिए। वही समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, वही उसकी परिभाषा लिखनी है, वही वर्गीकरण होता है यहाँ पर। फिर विशेषता देखेंगे। देखिए समस्थानिक, वही समस्थानिक वर्गीकरण में क्या आ जाता है, समस्थानिक आ जाता है, समभारिक आ जाता है, समन्यूट्रॉनिक आ जाता है। बस इसकी विशेषता देखेंगे। तो देखिए समस्थानिक क्या होते हैं यहाँ पर, क्या समस्थानिक। देखिए एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है, समस्थानिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है। परमाणु क्रमांक समान होने से आवर्त सारणी में इनका स्थान क्या होता है, समान होता है। जैसे 1s1 1s2 1s3। ठीक है। इनके नाम भी हमने बताए थे पिछली कक्षा में, मतलब पिछली क्लास में। फिर देखिए समभारिक। समभारिक क्या होता है, विभिन्न तत्वों को ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या समान होती है। ठीक है। विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या भिन्न भिन्न, अलग अलग द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान होती है, समभारिक कहलाते हैं। परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इन्हें आवर्त सारणी में भिन्न भिन्न स्थानों पर रखा जाता है। ठीक है। जैसे 1s3 व 2s3। ठीक है। जैसे 6 कार्बन है यहाँ पर, इसका क्या है यहाँ पर परमाणु क्रमांक 6 दे दिया, और क्या दे दिया यहाँ पर परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 14 दे दी यहाँ पर क्या लिखा हुआ, विभिन्न तत्वों को ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न। देखिए परमाणु क्रमांक क्या है यहाँ पर, अलग अलग यहाँ पर। ठीक है। इसके देखिए परमाणु क्रमांक अलग अलग है, देखिए यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है, परमाणु क्रमांक अलग अलग, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। यही तो हमारे पास समभारिक है, बस यही लिखना है आपको। तो देखिए सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इनके लिए परमाणु क्रमांक जड़ तथा द्रव्यमान संख्या ए दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, दोनों इसमें अलग अलग होते हैं। वैसे हमने समस्थानिक और समभारिक में क्या पढ़ा, एक समान होता है, एक अलग होता है, लेकिन बट यहाँ पर दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इनके लिए परमाणु क्रमांक जड़ तथा द्रव्यमान संख्या दोनों क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु ए माइनस जेड का मान जब देखिए द्रव्यमान संख्या में से जब परमाणु क्रमांक घटाएंगे तो क्या होता है, मान समान होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1s3 2h मतलब कि हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक 4 दे दिया, इसका द्रव्यमान संख्या परमाणु नंबर बात है 4 दे दिया यहाँ पर। इसके एग्जाम्पल ले लिख लेना यहाँ पर। अब इसकी विशेषता देखते हैं यहाँ पर, इसको पहले लिख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसकी विशेषता है, देखिए इसकी विशेषता, इसमें विशेषता बोल रहा था, इसको उदाहरण भी लिखवा दिए। इसकी विशेषता देखिए, तो समस्थानिक की विशेषता है। देखिए गुण भिन्न भिन्न किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है। फिर देखिए सेकंड पार्ट में, एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने से इनकी नाभिकीय संरचना भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे, एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने से इनकी नाभिकीय संरचना भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। समभारिक की विशेषता देखिए, परमाणु क्रमांक भिन्न होने के कारण वे आवर्त तालिका में आवर्त सारणी में इनका स्थान भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। क्या लिखेंगे, परमाणु क्रमांक भिन्न होने के कारण, ठीक है, कारण लिखा हुआ है, भिन्न होने के कारण वे आवर्त तालिका में इनके स्थान, ठीक है, इनका स्थान भिन्न भिन्न होता है। सेकंड में समभारिक के भौतिक रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, लिख लेना यहाँ पर। फिर देखिए समन्यूट्रॉनिक की विशेषता है, इनका परमाणु क्रमांक जड़ व द्रव्यमान संख्या ए दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं यहाँ पर। सेकंड पार्ट में देखिए, ये पढ़ लेना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है। विभिन्न तत्वों के परमाणु, ठीक है, परमाणु होने के कारण इनके रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है। विभिन्न तत्वों के परमाणु होने के कारण इनके रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं यहाँ पर। ठीक है। इसको आप पढ़ लेना यहाँ पर, क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे यहाँ पर। ठीक है, पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसको आप। ठीक है। यहीं पर हमारा सेट खत्म हो गया, यहाँ पर सेट नंबर 2। ठीक है। सेट नंबर 2 हमने पूरा कर लिया सोल्व यहाँ पर। ठीक है। ये भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं यहाँ पर, ये वाला छोड़ा था, ये पिछले हमने बता ही दिया यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन छोड़ा था यहाँ पर। ठीक है। पीछे वाले सेट में आपका कवर हो जाएगा, 2024 वाला आप सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है। इसको आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, इसको छत्तीस द्वारा इसका करवा देंगे यहाँ पर। ठीक है। आज के लिए इतना ही। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 3 सोल्व करेंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल